Yes, we are live now. Good evening everyone and welcome to this live session. Yes, we are live now. क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज कंफर्म कर दीजिए in the chat box. Yes, we are live now. Good evening everyone. Good evening Ishan, good evening Prachi, good evening Sunita. Okay, newcomer in the class, Sunita. Good evening Avisha, Mohammad Izhar, Puneet Kaushal. Yes. Welcome to this live session. जी हाँ, गुड इवनिंग मिधत. प्लीज कंफर्म इफ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू. क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज कंफर्म कर दीजिए इन द चैट बॉक्स सर वी कैन स्टार्ट टुडे सेशन ऑन. जी हाँ, क्या है आज का सेशन? आज का सेशन है प्लेस ऑफ सप्लाई, POS. ऑल क्लियर सर, वेरी गुड. यस गाइज, वेलकम. तो जी हाँ, लास्ट क्लास में हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, दो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके सिलेबस के कवर करे. और अगर मैं वेटेज दूं तो जो प्रीवियस वाला चैप्टर है वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, वो कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू प्लेस ऑफ सप्लाई. तो अगर कंपैरिजन करा जाए कि एग्जामिनर कौन से वाले चैप्टर में से ज़्यादा उम्मीद है कि एग्जामिनर आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनाएगा, तो मैं कहूँगा भाई प्लेस ऑफ सप्लाई में से कम चांस है, वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई में ज़्यादा चांस है. तो ये चैप्टर जो है प्लेस ऑफ सप्लाई, ये कम इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई. सर अगर ये कम इंपॉर्टेंट है तो फिर सर आप ये कराई क्यों रहे हो मैराथन में? मैराथन में तो हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करने थे ना, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं सिर्फ वो वाले कराओ, ये कराई क्यों रहे हो? नालायक. देखो फिर तुम गलत बात कर रहे हो भाई. तुमने वादा किया था, क्या वादा? IDT में हम कोई चैप्टर छोड़ के नहीं जाएंगे. IDT का सिलेबस हम 100% कंप्लीट तरीके से करेंगे. जब तुम IDT का सिलेबस पूरा 100% कंप्लीट तरीके से करोगे तभी मैं तुम्हें वो चांस दे पाऊंगा कि हाँ भाई हाँ, अब DT के कुछ चैप्टर्स आप अगर लीव कर दो तो भी चलेगा अगर आपके पास समय कम है तो. लेकिन अब अगर आप मेरे से ये कहोगे सर IDT के भी कुछ चैप्टर्स हम छोड़ देते हैं, ऐसा तो भाई ना हो पाएगा, ऐसा तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है. तो IDT के हमको चाहे वो लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है तो भी भाई कवर करके जाना है. IDT में हमें कुछ भी नहीं छोड़ना, ठीक है? कौन बोलता है ये सब कि IDT भी छोड़ देते हैं? यस प्रियंका दाबली, गुड आफ्टरनून. प्रसाद, गुड आफ्टरनून. यस, वेरी गुड. ओके, तो चलो आओ आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर प्लेस ऑफ सप्लाई. तो जैसा कि आपने पिछले दो चैप्टर्स में देखा, टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई में, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई दोनों ही चैप्टर में भाई हमने देखा कि कौन सा वो टाइम है जब GST की लायबिलिटी अराइज होगी सप्लायर के केस में. और वैल्यू ऑफ सप्लाई में देखा कितने अमाउंट पे हमारा सप्लाई भाई करना होगा मुमकिन, हम कितने अमाउंट पे वैल्यू ऑफ सप्लाई लेके जाएंगे. अब सर ये बता दीजिए प्लेस ऑफ सप्लाई का क्या रेलेवेंस है भाई? प्लेस ऑफ सप्लाई हम क्यों डिटरमाइन करते हैं? प्लेस ऑफ सप्लाई का रेलेवेंस क्या है? तो भाई प्लेस ऑफ सप्लाई का रेलेवेंस डिटरमाइन करने के लिए आपको मैं पहले वाले आपके चैप्टर पे ले जाना चाहता हूं जहां मैंने डिस्टिंग्विश आपको कराया था इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई. चलो बोर्ड को बिना देखे जरा चैट बॉक्स में लिख के बताओ इंटर स्टेट सप्लाई और इंट्रा स्टेट सप्लाई को एसर्टेन करते हुए कौन सी दो चीजें देखी जाती हैं? जरा चैट बॉक्स में लिखकर बताओ प्लीज. बोर्ड को मत देखना, बोर्ड को बिना देखे जरा चैट बॉक्स में बताओ कि इंटर स्टेट सप्लाई और इंट्रा स्टेट सप्लाई को निकालते हुए, ये बताते हुए कि इंट्रा स्टेट सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई है, हम कौन सी दो चीजें देखते हैं, ठीक है? और कौन सी तीन चीजें होती हैं मैं तुम्हें बताता हूं. प्लेस ऑफ द सप्लायर, प्लेस ऑफ द सप्लाई, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, लोकेशन ऑफ द सप्लायर. तीन चीजें होती हैं. तीन में से कौन सी दो चीजें रेलिवेंट हैं? कौन सी दो चीजें रेलिवेंट है? वेरी गुड. मनीष का आंसर बिल्कुल ठीक, कृष्णा का आंसर बिल्कुल ठीक. प्लेस ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ द सप्लायर. प्लेस, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, LOR इज इररेलेवेंट. बिल्कुल सही बात भाई, LOR इररेलेवेंट होती है. दो चीजें रेलिवेंट होती हैं, लोकेशन ऑफ द सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई. ये दो चीज़ें रेलिवेंट हैं ये डिसाइड करते हुए कि भाई ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है या ये इंटर स्टेट सप्लाई है. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये बात आ जाती है कि सर लोकेशन ऑफ सप्लायर तो पता है, सप्लायर की फैक्ट्री, सप्लायर का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, सप्लायर का जो गोदाम है, सप्लायर का जो फैक्ट्री है, सप्लायर का जो ऑफिस है, वो कहाँ सिचुएटेड है? बड़ा सिंपल है. लोकेशन ऑफ सप्लायर निकालना बड़ा ईजी. फंसता क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? प्रॉब्लम आती है सर प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करें? भाई सप्लाई किस जगह पर हुई है ये चीज़ हमें कैसे पता लगेगी? क्योंकि एक ट्रांजैक्शन में बहुत सारी जगह रेलिवेंट होती हैं. तो कौन सी भाई जगह रेलिवेंट है, प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पर है, वो चीज़ हमें डिटरमाइन करनी सबसे ज़्यादा दुखद
चीज़ होती है भाई। लोकेशन ऑफ सप्लायर तो बड़ा इजी है, जहां भी सप्लायर का अपना रजिस्टर्ड ऑफिस है भाई, वो हो गया लोकेशन ऑफ सप्लायर, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं। लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, इसमें कोई टेंशन की बात ही नहीं है। टेंशन की बात कहाँ है? प्लेस ऑफ सप्लाई में। प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सी है ये डिटरमाइन करने में, प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पर है, ये कैसे असर्टेन होगा, वो चीज़ भाई बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। और आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में हम ये प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होता है यही एनालाइज करने वाले हैं। ठीक है सर, बेसिक बैकग्राउंड समझ में आ गया। चलो भाई, वही दो पार्ट्स में मैं अपने डिस्कशन को डिवाइड करूंगा। एक प्लेस ऑफ सप्लाई बताऊंगा गुड्स के केस में, एक प्लेस ऑफ सप्लाई बताऊंगा सर्विसेज के केस में। गुड्स के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होता है वो बताऊंगा, सर्विसेज के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होता है ये बताऊंगा। एडवांस में बता देता हूं, एडवांस में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। सेक्शन 12 और 13 में से ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बड़ा ही इजी, बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, तो इसमें से क्वेश्चन आने के चांस कम। क्वेश्चन कहां से आने के चांस ज्यादा? प्लेस ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज जब आप भाई देते हो, सप्लाई करते हो सर्विसेज का, तो उसकी क्या प्लेस होगी, वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा, और प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स में क्वेश्चन आने के चांस कम। तो पूरा जो हमारा टॉपिक है वो 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है, 10, 11, 12, 13। 10 और 11 गुड्स के लिए है, 12 और 13 सर्विसेज के लिए है। अब 10 और 11 में आपस में क्या फर्क है भाई? 10 होता है जहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स के अलावा जो सप्लाई ऑफ गुड्स होता है उसमें प्लेस ऑफ सर्विस कैसे डिटरमाइन करते हैं, सेक्शन 10। सेक्शन 11 क्या होता है? प्लेस ऑफ सर्विस इन केस ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स क्या होती है भाई? इंपोर्ट के वक्त प्लेस ऑफ सर्विस क्या मानी जाती है, एक्सपोर्ट के वक्त प्लेस ऑफ सर्विस क्या मानी जाती है, वो है सेक्शन नंबर 11। सेक्शन नंबर 12 क्या है? प्लेस ऑफ सर्विस इन केस लोकेशन ऑफ सर्विस, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इज इन इंडिया। अगेन वही बात, जहां एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई काम नहीं, वो है सेक्शन नंबर 11, सेक्शन नंबर 12। और जहां एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का भाई बात आ जाती है, वो है सेक्शन नंबर 13। ठीक है, सो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सेक्शन नंबर 11 और 13 ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करेगा। 10 और 12 जब आप डोमेस्टिकली गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई करोगे तो वो बात करेगा। ठीक है, ये है हमारा 2 आज का चर्चा का विषय। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। एंड वेयर द सप्लायर हैज ऑब्टेन्ड रजिस्ट्रेशन शैल बी कंसिडर्ड एज लोकेशन ऑफ सप्लायर। यस, वेरी गुड मोहम्मद इजहार। अभी देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता, तो भगवान जानता है। ICMI इजी क्यों डालेगा पेपर? तुम्हें किसने कहा ICI इजी पेपर डालेगा? ऐसा तो तुम्हें किसी ने कहा ही नहीं। ICMI क्यों इजी पेपर डालेगा भाई? ICMI कोई शौक थोड़ी लग रहा है इजी पेपर डालने का। मोहम्मद रियान कह रहा है हेलो सर। हेलो, लेट कैसे हो गए भाई आज तुम? चंद्रकांत भी ऑनलाइन है, लेकिन चंद्रकांत ने भाई अपनी अटेंडेंस नहीं लगाई। प्रियंका विश्वकर्मा भी ऑनलाइन है, नो अटेंडेंस फ्रॉम प्रियंका विश्वकर्मा साइड ऑल्सो। पर सब कुछ पढ़ने के बाद तो पेपर इजी लगेगा ना? हाँ, ये कही ना लाख टके की बात। अगर तुम सब कुछ पढ़ के गए हो तो आपको पेपर इजी लगेगा ही लगेगा। उसको तो बच्चों से दुश्मनी है। ठीक है, तो देखो सब कुछ पढ़ के जाओ, डेफिनेटली पेपर इजी लगेगा, पेपर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लगेगा और आप इजीली पेपर को सॉल्व कर पाओगे। चलो भाई, तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स। जब गुड सप्लाई होगा तो भाई प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगी गुड्स के केस में? आओ सबसे पहले ये टॉपिक अपना शुरू करते हैं। तो जहां पर भी गुड्स जो हैं वो सप्लाई करते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सेक्शन 10। जहां पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात होती है वो होती है सेक्शन 11 में। तो 10, 11 हमारे गुड्स के सेक्शन है भाई 2। ठीक है, आओ इनके डिटेल में चल के ज़रा डिस्कशन करते हैं कि भाई क्या प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन होगी। तो ये है पूरा चार्ट जहां पर आपके गुड्स का कैसे प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन होगा, वो पूरा का पूरा भाई हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको चार्ट नजर आ रहा होगा। थोड़ा सा बड़ा कर दूं चार्ट, लो जी लो, चार्ट थोड़ा सा बड़ा हो गया। और अब मैं चार्ट को खिसकाता जाऊंगा जब हम एक एक सेक्शन करते जाएंगे। मैंने आपको पहले बता दिया एग्जाम में क्या आने के चांस ज़्यादा, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज आने के चांस ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत ईजी है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है भाई। ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो इसलिए इसके चांसेस आने के मेरे हिसाब से थोड़े से कम। चलो आओ पढ़ते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स। गुड्स जब आप सप्लाई करते हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होती है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात नहीं कर रही। ठीक है, सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, मतलब आपके मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहे हैं। ठीक है, सप्लाई में आपके गुड्स मूव हो रहे हैं। जैसे आप गए भाई दुकान पे और आपने दुकान पे कहा कि लाओ भाई लाओ मुझे नाइकी के स्पोर्ट्स शूज़ दे दो, तो आपको नाइकी के स्पोर्ट्स शूज़ दे दिए गए। तो जो सप्लाई है वो उसमें मूवमेंट ऑफ गुड्स होती है, गुड्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाता है भाई। सो मूवमेंट ऑफ गुड्स जहाँ पर इन्वॉल्व है, तो उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सी होगी? प्लेस वेयर
द मूवमेंट टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी टू द रेसिपिएंट। जहां पर मूवमेंट टर्मिनेट हो गई फॉर डिलीवरी टू द रेसिपिएंट, रेसिपिएंट के लिहाज से जहां मूवमेंट टर्मिनेट हो गई वहां पर हम बोलेंगे भाई प्लेस ऑफ सप्लाई है। मैं आपको देता हूं सिंपल सा एग्जांपल, ठीक है भाई। मैं दिल्ली में रहता हूं, ठीक है, मैं कहाँ गया, मैं गया जो जयपुर। जयपुर बहुत बढ़िया सिटी है, ठीक है, पिंक सिटी के नाम से फेमस है। और मैं गया जयपुर, और जयपुर जाने के बाद मुझे वहाँ पर एक बंधेज करके एक भाई कुर्ता होता है, कुर्ता मिलता है बंधेज का, है ना। बंधेज एक ओल्ड फॉर्म ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट है जो कपड़े पे होती है। मुझे बंधेज का कुर्ता बड़ा पसंद आया। मैं दुकानदार के पास गया, मैंने दुकानदार से कहा भाई मुझे बंधेज का आप एक कुर्ता दे दीजिए। उसने मुझे कुर्ता दिखाया, मैंने वो कुर्ता वहाँ पर खरीदा और मैं दिल्ली वापस आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है? जी हाँ सर, बिल्कुल इन्वॉल्व है। तो अब मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं और जो सप्लायर है वो जयपुर से बिलोंग करता है। अब प्लेस ऑफ सप्लाई इस केस में क्या होगी? देखना, प्लेस ऑफ सप्लाई होगी प्लेस वेयर मूवमेंट टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी टू द रेसिपिएंट। हमने, सप्लायर ने जब डिलीवरी रेसिपिएंट को दे दी तो जहां पर डिलीवरी रेसिपिएंट को खत्म हो गई वहां पर मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। अब इस केस में भाई मैं गया था जयपुर सामान लेने, ठीक है, तो भाई जो डिलीवरी है वो कहां पर खत्म हो गई? मेरे लिए जयपुर में ही खत्म हो गई। अब जयपुर में तो मैं लेके आया ना, सप्लायर की मच खत्म, सप्लायर की मथापच्ची खत्म। सप्लायर ने तो मुझे जयपुर में ही अपना प्रोडक्ट दे दिया कि लो भाई लो कुर्ता पकड़ो। तो डिलीवरी कौन सी देखनी है? डिलीवरी देखनी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सप्लायर। सप्लायर ने जब डिलीवरी रेसिपिएंट को दे दी, टर्मिनेट हो गई, तब हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। तो इस केस में जयपुर होगा भाई प्लेस ऑफ सप्लाई। तो देखना, लोकेशन ऑफ द सप्लायर जयपुर, प्लेस ऑफ सप्लाई जयपुर, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मैं दिल्ली से हूं, फर्क नहीं पड़ता, मैं दिल्ली से हूं और मैं कुर्ता उठा के भी दिल्ली लेके आया हूं भाई, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हमारा सप्लाई होगा वो इंट्रा स्टेट सप्लाई कहलाया जाएगा कि सप्लाई स्टेट के अंदर अंदर ही हो गया। और कौन सी स्टेट में हो गया? राजस्थान के अंदर हो गया। तो ये कहलाया जाएगा इंट्रा स्टेट सप्लाई। सो प्लेस वेयर मूवमेंट टर्मिनेट्स फॉर द डिलीवरी टू द रेसिपिएंट इज द रेलेवेंट प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस मूवमेंट इज इन्वॉल्व ऑफ द गुड्स, जहां पे मूवमेंट इन्वॉल्व है भाई, ठीक है। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। अच्छा, क्या चीजें इग्नोर कर देनी है? व्हाट आर टू बी इग्नोर्ड, क्या चीजें इरेलीवेंट है? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट बेकार है भाई, मैं दिल्ली से हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, और मेरा जो एड्रेस है वो भी दिल्ली से है, मेरा रजिस्टर्ड एड्रेस भी दिल्ली, अगर मैं रजिस्टर्ड हूँ और मैं रजिस्टर्ड गुड्स खरीद रहा हूँ तो भी दिल्ली में मेरा एड्रेस है, जो इनवॉइस में भी लिखा गया है, फर्क नहीं पड़ता। ये फर्क पड़ता है भाई डिलीवरी कब टर्मिनेट हो गई, डिलीवरी कब मुझको मिल गई, कहां पर डिलीवरी मिली है। जहां पर भी डिलीवरी मिली है भाई वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। इट विल बी इंट्रा स्टेट सप्लाई। एलओएस विल बी जयपुर, अगर रजिस्ट्रेशन वहां हुआ तो। लोकेशन ऑफ सप्लायर बिल्कुल बिल्कुल वो तो जयपुर में ही है, ठीक है। चलो सेकंड, सप्लाई इज डन एट द डायरेक्शन ऑफ अ थर्ड पार्टी। जो सप्लाई हुआ है वो किसी थर्ड पार्टी के डायरेक्शन पे हुआ है। अब इसका ना एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल लेके सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीके से ये भाई समझ में आएगा कि ऐसा कैसे होता है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, आओ एग्जाम्पल देखना ज़रा। ठीक है भाई, मैं हूं निखिल गुप्ता क्लासेस और मैं दिल्ली से ऑपरेट करता हूं, ठीक है भाई। ये है गुड़गांव, यहां मेरा एक वेयरहाउस है। हरियाणा में मेरा एक वेयरहाउस है, ठीक है। मैं क्या करता हूं भाई, मैं वीडियो लेक्चर्स की सप्लाई करता हूं और पेन ड्राइव भाई आपको सप्लाई करता हूं। पेन ड्राइव में मेरे वीडियो लेक्चर्स सप्लाई होते हैं, ठीक है। या कोई टैंजिबल गुड्स ले लो, टैंजिबल गुड्स का एग्जांपल लो भाई। मैं कपड़े का व्यापारी हूँ, मैं कपड़ा भाई बेचता हूँ, मैं शर्ट्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, ये सब ऑनलाइन ट्रेडिंग इसकी करता हूँ या ऑफलाइन ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है। और मेरा जो हेड ऑफिस है वो कहाँ लोकेटेड है? दिल्ली में लोकेटेड है। मेरा जो गोदाम है, ठीक है, मेरा जो गोडाउन है वो गोडाउन कहाँ लोकेटेड है भाई? गुड़गांव में लोकेटेड है। अब तुम जरा चैट बॉक्स में बता दो, क्या इन दोनों प्रेमाइस, दोनों मैं ही ओन करता हूँ, मैं ही मालिक हूँ भाई, ठीक है। वेयरहाउस भी मेरा ही है, हेड ऑफिस भी मेरा ही है, लेकिन क्या दोनों के लिए मुझे अलग अलग जीएसटी का नंबर लेना पड़ेगा? जरा चैट बॉक्स में बता दो, क्या जीएसटीएन नंबर अलग अलग होगा इन दोनों के लिए? और इन दोनों के बीच में जो सप्लाई होगी क्या वो टैक्सेबल सप्लाई की कैटेगरी में आएगी क्या? जरा चैट बॉक्स में बता दो। हाँ सर, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर, परफेक्ट, बिल्कुल सर। इनको कहते हैं डीडीपी, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन्स। इनको कहते हैं डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। और सर इसका जीएसटीआईएन नंबर अलग होगा
और सर इसका जीएसटी आयन नंबर अलग होगा, मतलब जीएसटी की निगाह में ये दोनों अलग अलग हैं, हालांकि मेरी निगाह में मेरे ही दोनों पार्ट हैं, मेरे ही दोनों हाथ हैं, जैसे दो बाजू हैं ना, ये दोनों मेरी ही बाजुएं हैं, एक ही शरीर के दो अंग हैं ये, लेकिन जीएसटी की नज़रों में ये दो अलग अलग लोग हैं। तो अगर इन दोनों के बीच में भी कोई ट्रांजैक्शन होगी, जीएसटी कहेगी, उस पर भी जीएसटी लगाना ज़रूरी है, उस पर भी आपको जीएसटी लगाना पड़ेगा, ऐसा जीएसटी कहेगी। ठीक है, ठीक है सर, बात समझ में आ गई। अब भाई कस्टमर है जो मेरे पास कहाँ से आया, मेरे पास आया मुंबई से। कस्टमर ने मेरे को बोला और मेरे को कॉन्ट्रैक्ट दिया भाई, कंसिडरेशन भी दे दिया उसने मेरे को। ठीक है, मेरे को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि मुझे भाई आपके प्रोडक्ट्स चाहिए, आप अपने प्रोडक्ट्स मुझे सप्लाई कर दो, और मैंने पैसे भी ले लिए। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मैंने एक बिल रेज कर दिया। किसके नाम रेज कर दिया भाई, मैंने बिल किसके नाम रेज कर दिया, मैंने बिल रेज कर दिया मुंबई वाले अपने क्लाइंट के नाम। मैंने बिल दे दिया, सर आप बिल दे दो। उसने भाई पेमेंट कर दी, उसने मुझे पेमेंट कर दी, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हम दोनों के बीच में एंटर हो गया। अब देखो मैंने क्या करा, मैंने इंस्ट्रक्शन दिए अपने वेयरहाउस को। वेयरहाउस को मैंने इंस्ट्रक्शन दिए कि सुनो वेयरहाउस, तुम गुड्स को करो सप्लाई। तो एक्चुअली में पता है सप्लाई कहाँ हो रहा है, क्योंकि देखो माल जो सेव्ड है वो तो मेरे वेयरहाउस में सेव्ड है ना, वो कोई मेरे ऑफिस में थोड़ी सेव्ड है। जो मटेरियल है जो उसको चाहिए वो तो मेरे वेयरहाउस में सेव्ड है। तो मैंने भाई इंस्ट्रक्शन दे दी अपने वेयरहाउस को, सुनो वेयरहाउस तुम ऐसा करो, तुम ज़रा जो ये मटेरियल है इस मटेरियल को सप्लाई कर दो, किसको, मुंबई वेंडर को। तो एक्चुअल सप्लाई कहाँ हो रहा है मेरे दोस्त, मेरे भाई, एक्चुअल सप्लाई कहाँ हो रहा है, एक्चुअल सप्लाई हो रहा है वेयरहाउस से मुंबई वाले कस्टमर के बीच में। ठीक है, लेकिन अब वेयरहाउस कहता है भाई जब मैं सप्लाई कर रहा हूं तो मुझे किसी से पेमेंट भी चाहिए। ठीक है, मैं तो अलग इंडिपेंडेंट एंटिटी हूं, तो मुझे किसी से पेमेंट भी चाहिए। तो भाई वेयरहाउस पहुंचा मुंबई के पास, मुंबई से कहा अरे भाई मुंबई सुनो, क्या तुम मेरे को मेरी पेमेंट दे दोगे जो मैंने तुम्हें सप्लाई किया। तो मुंबई कहे कैसे ही बातें करते हो यार, मैंने तो हेड ऑफिस को तुम्हारी पेमेंट दे दी है। तो वेयरहाउस कहता है अच्छा तुमने हेड ऑफिस को पेमेंट दे दी है, ठीक है भाई। तो सुनना ज़रा, वेयरहाउस जो है वो एक बिल रेज कर देता है, किस पे, भाई हेड ऑफिस पे। तो वेयरहाउस जो है वो बिल रेज कर देता है हेड ऑफिस पे, और हेड ऑफिस को बदले में क्या देना पड़ता है, हेड ऑफिस को बदले में देना पड़ता है कंसिडरेशन, पैसे देने पड़ते हैं हेड ऑफिस को। किसको भाई, वेयरहाउस को कंसिडरेशन देना पड़ता है। तो जो पैसे हैं वो एक्चुअली में यहां से घूम के यहां गए हैं, जो पैसे हैं वो एक्चुअली में यहां से घूमते हुए यहां पर पैसे गए हैं, डायरेक्टली वेयरहाउस को पैसे नहीं मिले। लेकिन सप्लाई कहां पर हो रही है, सप्लाई यहां से यहां हो रही है। इस मॉडल को कहा जाता है बिल टू शिप टू मॉडल। तो शिपिंग कहां हो रही है भाई, सुनना जरा, शिप टू कहां हो रहा है, शिप टू हो रहा है वेयरहाउस गुड़गांव से लेकर मुंबई तक। अच्छा, और ये बिल कहां कर रहा है, बिल टू, बिल टू कहां कर रहा है भाई, बिल टू कर रहा है ये दिल्ली में। बिल टू कहां कर रहा है, बिल टू कर रहा है ये दिल्ली में। तो शिपिंग कहां हो रही है, शिपिंग हो रही है वेयरहाउस से मुंबई, और बिलिंग कहां हो रही है, बिलिंग हो रही है वेयरहाउस से भाई हमारी दिल्ली वाले हेड ऑफिस में। ठीक है, बिल किसी और के नाम, शिप किसी और को, बिल्कुल यही बात है। बिलिंग हो रही है एनजीसी हेड ऑफिस में और शिपिंग हो रही है किसी और को। अब सुनना, तीनों पार्टीज का मैं नाम दे रहा हूं, ध्यान से सुनना नाम क्या है। यह है फर्स्ट पार्टी जो कि है सप्लायर, यह फर्स्ट पार्टी जो कि है सप्लायर। यह है सेकंड पार्टी जो कि है रिसिपिएंट, और ये है थर्ड पार्टी। सुनना जरा भाई, नाम बड़े ध्यान से समझना, अगर तुमने नाम में गड़बड़ कर दी ना तो सेक्शन समझ में नहीं आएगा। यह फर्स्ट पार्टी जो कि है सप्लायर, यह है सेकंड पार्टी जो कि है रिसिपिएंट, और यह थर्ड पार्टी जो कि है हमारा इंस्ट्रक्शन देने वाला बंदा, जिसने इंस्ट्रक्शन दिए किसी थर्ड पार्टी के इंस्ट्रक्शन पे भाई ये वेयरहाउस काम करता है। तो ये पूरे मॉडल का नाम है बिल टू शिप टू मॉडल। इस पूरे मॉडल का नाम है बिल टू शिप टू मॉडल। अब सवाल ये उठता है, देखना जरा, सवाल ये उठता है, सप्लाई इज डन एट द डायरेक्शन ऑफ अ थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के डायरेक्शन पे सप्लाई हो रहा है।
तो सुनना, सप्लाई करवाने वाला कौन है? सप्लाई करवाने वाला है ये गुड़गांव वाला बंदा। सप्लाई करवाने वाला कौन है? सप्लाई करवाने वाला है गुड़गांव वाला वेयरहाउस। लेकिन ये किसके इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहा है? थर्ड पर्सन के इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहा है। तो भाई इस केस में जब ये सप्लाई हो रहा है, वेयरहाउस से माल निकला गुड़गांव मतलब हरियाणा से माल निकला और माल पहुंचा कहाँ? मुंबई। तो अब सवाल ये उठता है सर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? अच्छा सर इस केस में लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या होगा? लोकेशन ऑफ सप्लायर तो भाई गुड़गांव ही होगा। सप्लायर कहाँ लोकेटेड है? गुड़गांव में लोकेटेड है। लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? देखो सेक्शन क्या कहता है। सेक्शन कहता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सच थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन का जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। तो हम कहां से मानेंगे सप्लाई हो रही है? जिसने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, जिसके इंस्ट्रक्शन पे काम चल रहा है, हम वहां मानेंगे कि सप्लाई हो रही है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज द गोडाउन इज द प्लेस ऑफ द थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। तो देखो सप्लाई हो कहां से रहा है? गुड़गांव से मुंबई हो रहा है। लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई कहां माना जाएगा? जहां पर कॉन्ट्रैक्ट लिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट कहां लिया गया है भाई? कॉन्ट्रैक्ट लिया गया है इन दिल्ली। दिल्ली में कॉन्ट्रैक्ट लिया गया है। थर्ड पर्सन के भाई प्रेमाइसिस को माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिल टू शिप टू मॉडल के अंदर जहां पर सप्लाई होती है ऐसे दो लोगों के बीच में, सप्लायर और रिसिपिएंट के बीच में, वहां प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है वो वाला प्लेस जहां से ये ऑर्डर उठा, जहां से ये ऑर्डर एक्चुअली में आया। और वो क्या होगा? वो होगा प्लेस ऑफ द थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का प्लेस होगा। तो ये जो ट्रांजैक्शन हो रही है भाई, ये जो ट्रांजैक्शन हो रही है ना, इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? थर्ड पर्सन का रजिस्टर्ड एड्रेस माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहां पर समझना है। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। तो भाई देखो, एक तो ट्रांजैक्शन ये हो रही है इस वाले भाई मेरे एग्जाम्पल में। एक ट्रांजैक्शन और हो रही है, कौन सी सर? ये वाली। अरे सुनना, एक ट्रांजैक्शन और हो रही है, दो ट्रांजैक्शन हो रही हैं। एक ट्रांजैक्शन ये भी हो रही है जहां रिसिपिएंट और थर्ड पर्सन आपस में कॉन्ट्रैक्ट में बंध रहे हैं और एक दूसरे को पैसा सप्लाई कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर एक ट्रांजैक्शन और हो रही है। एक ट्रांजैक्शन तो मैंने तुम्हें बता दिया ऑलरेडी, ये वाली ट्रांजैक्शन के बारे में तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया। अब आओ इस वाली ट्रांजैक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि जो ये ट्रांजैक्शन हो रही है, जो मुंबई और दिल्ली ऑफिस ऑफ एनजीसी के बीच में हो रही है, यहां पर भाई प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? आओ देखते हैं। यहां प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई बिटवीन थर्ड पर्सन एंड द रेसिपिएंट विल बी द डिटरमाइंड एज पर सेक्शन 10(1)(a). 10(1)(a) में जो भाई प्रिंसिपल दिया हुआ है, जो नॉर्मल प्रिंसिपल दिया हुआ है, उसके तहत यहां पर भाई प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन होगा। कौन सी वाली ट्रांजैक्शन में? इस वाली ट्रांजैक्शन में। तो इस वाले ट्रांजैक्शन में भाई प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? इस वाली ट्रांजैक्शन में प्लेस ऑफ सप्लाई होगा जहां पर भी सप्लाई टर्मिनेट होगी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द रेसिपिएंट। रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई जहां पर भी हमारी सप्लाई टर्मिनेट हो रही होगी वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। तो यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? मुंबई, क्योंकि हम माल को मुंबई तक डिलीवर कर रहे हैं अपने भाई रेसिपिएंट के लिए। जो डिलीवरी टर्मिनेट हो रही है वो मुंबई में टर्मिनेट हो रही है, तो यहाँ पर जो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा इस वाले ट्रांजैक्शन के लिए वो माना जाएगा मुंबई। हालांकि ज़्यादा क्रिटिकल क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है इस वाली ट्रांजैक्शन का प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना। ये जो ऊपर वाली ट्रांजैक्शन है ना, इसका प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना ज़्यादा रेलिवेंट है। और वो होता है थर्ड पार्टी जिसने एग्रीमेंट किया है सप्लायर के बिहाफ पे। ठीक है, थर्ड पार्टी जिसने अग्रीमेंट किया सप्लायर के बिहाफ पे, उस थर्ड पार्टी का जो प्रेमाइसिस होगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है। पेचीदा पॉइंट है, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब तुम्हें ये चीज याद रखनी है। ठीक है, तो दो प्लेस ऑफ सप्लाई होते हैं इस वाले ट्रांजैक्शन में। क्यों? क्योंकि ट्रांजैक्शन भी भाई दो हैं। अब जब ट्रांजैक्शन दो हैं तो भाई प्लेस ऑफ सप्लाई भी दो माने जाएंगे। ठीक है, तो जो दो प्लेस ऑफ सप्लाई हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि ट्रांजैक्शन भी दो हैं। एक प्लेस ऑफ सप्लाई ये है प्रिंसिपल ट्रांजैक्शन का, और एक प्लेस ऑफ सप्लाई है ये दूसरी वाली ट्रांजैक्शन का। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। तो ये भाई जहां पर शिप टू बिल टू मॉडल होगा वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगी वो हमने देखा। नेक्स्ट, सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड। तो गुड भाई एक ही जगह पे है। जैसे ये मेरा जो स्टूडियो है, मेरे स्टूडियो के अंदर ये सारी चीज़ें हैं भाई, कैमरा है, लैपटॉप है, एक यहाँ कंप्यूटर रखा है, यहाँ पर इतना बड़ा डिजिटल बोर्ड है, ठीक है, यहाँ पर फ़ैन है, यहाँ पर मेरा प्ले स्टेशन है, प्ले स्टेशन 5, 6
वो मेरा यहाँ पर रखा है। यहाँ गेमिंग जोन है जहाँ मैं बैठ के गेमिंग करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर एक साइड में एक पॉन्ड है, एक्वेरियम है, उसमें फिशेज़ तैर रही हैं, बहुत सारे कछुए टर्टल वर्टल तैर रहे हैं यहाँ पर, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये सारा का सारा मैं किसी को सेल कर रहा हूँ एज इट इज़। जब मैं सारा का सारा किसी को सेल कर रहा हूँ, अगर एज इट इज़ मैं सेल कर रहा हूँ भाई सारा का सारा, तो ठीक है भाई, पॉइंट ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। गुड्स जहाँ पर लोकेटेड है भाई डिलीवरी के समय, क्योंकि मूवमेंट नहीं हो रही, तो जहाँ पर भी गुड्स लोकेटेड हैं वो वाला भाई मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। सो लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी के समय जो लोकेशन ऑफ गुड्स होंगे दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है भाई। अच्छा, कई बार क्या होता है, गुड्स जो होते हैं वो असेंबल करे जाते हैं। गुड्स टुकड़ों टुकड़ों में आते हैं, डीअसेंबल्ड फॉर्म में आते हैं, उनको असेंबल किया जाता है। जैसे ना कंप्यूटर्स होते हैं, जैसे दिल्ली में एक जगह है नेहरू प्लेस। नेहरू प्लेस में क्या होता है? नेहरू प्लेस में होता है भाई जो हमारे जो जितने भी भाई कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं ना, माउस, कीबोर्ड, स्क्रीन, CPU, अलग अलग आते हैं, उनको कंपाइल किया जाता है, उन्हें असेंबल किया जाता है, ठीक है। अब सवाल उठता है प्लेस ऑफ सप्लाई असेंबल गुड्स के केस में क्या होगा? वो जगह जहाँ पर असेंबली हुई है, जहाँ पर भी वो गुड्स असेंबल हुए हैं, उस जगह को माना जाएगा प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन और असेंबली, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ दीज गुड्स। जहाँ पर भी गुड्स असेंबल होते हैं, जहाँ पर भी गुड्स भाई इकट्ठा होते हैं, ठीक है। देन सप्लाई ऑन वेसल और कन्वेंस। वेसल और कन्वेंस का क्या मतलब होता है भाई? जैसे आप मान लो फ्लाइट में जा रहे हो, ठीक है, मैं जा रहा हूँ फ्लाइट में स्पेन वेकेशन करने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। बोलने में क्या हर्ज है? कोई बात नहीं, बोलने में तो कुछ नहीं जाता ना। मैं भाई जा रहा हूँ स्पेन, ठीक है, अभी तुम्हारा बैच खत्म हो रहा है, ये बैच खत्म करते ही एकदम मैं वेकेशन पे जा रहा हूँ, रिलैक्सिंग वेकेशन है, स्पेन में जा रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने स्पेन की फ़्लाइट पकड़ी, ठीक है। अब मैंने जब स्पेन की फ़्लाइट पकड़ी ना, तो वहाँ पर फूड सर्व होता है, फूड जो फ़्लाइट के अंदर फूड सर्व होता है, फ़्लाइट भी लंबी होती है भाई, फ़्लाइट होती है भाई 8 घंटे की, 10 घंटे की, 14 घंटे की, है ना। तो फ्लाइट के अंदर फूड सर्व हुआ, ठीक है। तो मैं अपना पिन डालूंगा, उनके पास मशीन होती है, मैं अपना पिन डालूंगा, कार्ड स्वाइप करूंगा। मैंने एक सैंडविच लिया, सैंडविच का जो प्राइस था वो सपोज था 400 रुपीज़ का सैंडविच था, ठीक है। मैंने लिया सैंडविच, मैंने कहा भाई ये तो बड़ा महंगा है, ये सैंडविच अगर तुम दिल्ली चलो तो हम तो 20 रुपये का दिला दीजिए, तुम 400 रुपये का दे रही हो भाई। तो कहेंगे देखो जी जो यहाँ पर है वो तो यहीं पर है ना, या तो जाओ दिल्ली, पैराशूट दे देती हूँ, कूदो दिल्ली, वहाँ से सैंडविच लेके वापस आ जाना, है ना, और ख़रीदना है तो खाना है तो खा लो चुपचाप। मैं कहा ठीक है भाई तू मेरे को दे दे, और मैंने 400 रुपये का खरीदा। अब देखना, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है भाई? इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो जो एयर होस्टेस होगी ना, उसको इमीडिएटली क्या करना पड़ेगा? एकदम कूदी मारेगी, मेरी जो चेयर है उस पर आ जाएगी और खिड़की से नीचे झांकेगी और देखेगी कौन सा स्टेट पड़ा हुआ है। क्या दिल्ली में हम ऊपर घूम रहे हैं, या मुंबई के ऊपर घूम रहे हैं, या जयपुर राजस्थान के ऊपर घूम रहे हैं? अरे हम तो चेन्नई से बाहर निकल गए, तो शायद हम इंडिया से, क्या वो कूदी मार के एकदम बाहर झांकेगी, है ना। जब आप बोर्डिंग में हो, फ्लाइट में बोर्डिंग में हो, तो कैसे पता लगेगा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? डिलीवरी टर्मिनेट कहाँ पर हो रही है? क्या ये चीज़ पता लग सकती है? नहीं पता लग सकती सर, फ्लाइट में नहीं पता लग सकती डिलीवरी कहाँ पर हो रही है। तो गुड्स अगर फ्लाइट में भाई सप्लाई हो रहे हैं तो फिर पता नहीं लग सकते। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला? गवर्नमेंट ने बोला लोकेशन एट विच सच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड। तो जहाँ से फ्लाइट उड़ी और जहाँ से इस फ्लाइट में वो खाना रखा गया, उस जगह को ले लिया जाएगा भाई प्लेस ऑफ सप्लाई, विच इन दिस केस इज दिल्ली। दिल्ली से फ्लाइट उड़ी और दिल्ली से फ्लाइट उड़ के कहाँ गई भाई? स्पेन में गई। जब वो स्पेन में गई तो फिर ये जो फ्लाइट है वो जहाँ से उड़ी दैट इज़ दिल्ली, वहाँ का प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। नालायक हंस रहे हैं सारे के सारे। ऐसा क्या मैंने हंसी की बात कह दी? आई न्यू इट, इसीलिए इतनी बार स्पेन की बात कर रहे हैं। किस लिए भाई? सर आप तो क्रूज़ में जाते हो। अच्छा मोहम्मद रियान, तुमने मेरे को देखा है क्रूज़ में? हाँ, एयर होस्टेस दे रही थी तो 400 का सैंडविच ले लिया आपने। अच्छा नालायक कृष्णा दुबे, जहाँ से गुड्स फ्लाइट में रखे वो POS होगा। वेरी गुड अवीशा। सर इतना सीरियस नहीं लेना था डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स को। हाँ हमने तो ले लिया ना सीरियसली। चलो ठीक है, तो जहाँ से भी टेकन ऑन बोर्ड हुआ हमारे गुड्स को, जहाँ से भी गुड्स चढ़े, वो माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। और लास्ट है भाई एनी अदर केस। गवर्नमेंट कहती है अगर और भी कोई केस होगा ना गुड्स के केस में, तो वहाँ पर मैं ज़रूर रूल्स भाई डिसाइड करूँगी और रूल्स के अकॉर्डिंग मैं आपका प्लेस ऑफ सप्लाई बताऊँगी। गवर्नमेंट ने ओपन एंडेड छोड़ दिया, आज तक भी भाई कोई रूल नहीं आए गवर्नमेंट के, इन प्रोडक्ट्स के अलावा कोई भी गवर्नमेंट के रूल्स नहीं आए कि भाई प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए। तो यही रूल्स हैं जो हैं, कोई नए रूल्स गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब आज तक तो नहीं करे। आगे हो जाएं तो कुछ कह नहीं सकते, आज तक तो हमारे पास यही रूल्स हैं प्लेस ऑफ सप्लाई को लेकर। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। तो ये थे आपके रूल्स ऑन प्लेस ऑफ सप्लाई, ये थे आपके रूल्स ऑन प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है,
चलो अब स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्लेस ऑफ सर्विसेज में से क्वेश्चन आने का चांस ज़्यादा है, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस में से क्वेश्चन आने का चांस ज़्यादा है, वही इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। और पास्ट एग्जाम में भी जब भी इस वाले चैप्टर में से क्वेश्चन आया है ना, वो सर्विस के केस में ही ज़्यादा पूछा गया है। तो सर्विस आपको बहुत अच्छे से भाई प्रिपेयर करनी है, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसका कोई भी पैराग्राफ, कोई भी स्टैंजा, कोई भी भाई टाइप ऑफ सर्विस आपको छोड़नी नहीं है। यू डोंट हैव टू लीव एनीथिंग इन केस ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, ये है गुड्स। ठीक है, ये गुड्स आपको रीड ज़रूर करना है, जो हमने अभी पढ़ा है वो सारा का सारा आपको रीड ज़रूर करना है। ठीक है सर। अच्छा सर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के केस में क्या करोगे भाई? गुड्स के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के केस में क्या करोगे भाई? गुड्स के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के केस में क्या करोगे? गुड्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इंटरस्टेट होता है, लेकिन ये तो बताओ उस पर कौन सा टैक्स लगता है? गुड्स के एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे कौन सा टैक्स लगता है ये तो बताओ। इंटरस्टेट तो चलो ठीक है, लेकिन क्या हमारे लिए रेलिवेंट भी है? क्या हमारे लिए रेलिवेंट है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ जीएसटी? अभिषा कह रही है आईजीएसटी। नालायक। वेरी गुड, मोहम्मद रियान का बिल्कुल सही जवाब। वेरी गुड मोहम्मद रियान। मनीष का सही जवाब, प्रसाद का सही जवाब, सुनीता का सही जवाब, प्रशांत का सही जवाब। हाँ, अब देखो अब सारे लोग कॉपी कर रहे हैं। वेरी चालाक ब्रो, वेरी चालाक। पहले सब लोग कहते हैं आईजीएसटी आईजीएसटी, और अब सब लोग कॉपी कर रहे हैं और सब लोग लिख रहे हैं कस्टम। वेरी चालाक ब्रो। हाँ, कस्टम ड्यूटी लगता है भाई गुड्स के एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स पे। हाँ, कस्टम ड्यूटी जो लगता है वो आईजीएसटी से लिंक्ड होता है, थोड़ा सा परसेंटेज अलाइन है दोनों की, बट जो प्राइमरी चीज़ है जो लगती है भाई एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में, वो लगती है कस्टम ड्यूटी। तो आईजीएसटी यूजुअली नहीं लगती हमारे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में, और जो हमारा भाई सप्लाई ऑफ सर्विसेज होता है वहाँ पर हमारा जीएसटी होगा, तो वहाँ पर हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। हाँ मनीष भेजो। चलो अब आ जाते हैं सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, जब आप सर्विसेज सप्लाई करते हो तो फिर कोई डिलीवरी नहीं होती। पता है दिक्कत क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस में कोई डिलीवरी नहीं होती। हम कंफर्म नहीं होता कि भाई डिलीवरी कब हो गई, सप्लाई हमने सर्विसेज की कब कर दी, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। इस बात की ना कोई पुख्ता सुराग नहीं है कि भाई सप्लाई ऑफ सर्विस एक्चुअली में कब हुआ। कोई डिलीवरी तो होती नहीं, कोई भाई ऐसा तो है नहीं कि एक गुड दूसरे जगह, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो इस तरह का तो कुछ है नहीं। तो डिलीवरी इज नॉट देयर इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। तो सप्लाई ऑफ सर्विस का कौन सा रूल लगेगा, क्या रूल लगेगा? आओ पढ़ते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस सेक्शन 12। तो सेक्शन 12 में दो रूल्स हैं भाई। रूल नंबर 1, जहाँ पर भाई हम लोग जनरल रूल स्पेसिफाई करते हैं 12(2) में, जनरल रूल, जहाँ पर हम लोग जेनरिक रूल को फॉलो करेंगे। फिर एक कुछ स्पेसिफिक रूल, कुछ स्पेसिफिक टाइप की सर्विसेज होती हैं, जैसे इंश्योरेंस सर्विस हो गई, एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज हो गई। यहाँ पर हम कुछ स्पेसिफिक रूल भाई स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, मनीष ये क्वेश्चन मैं आफ्टर द क्लास ले लूँ? ठीक है, क्योंकि अभी पढ़ना पड़ेगा और पूरा टेबल बना के एनालाइज करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन जो है आफ्टर द क्लास ले लूंगा मैं। ठीक है, अब प्लेस ऑफ सप्लाई में जनरल रूल क्या कहता है? जनरल रूल कहता है भाई सप्लाई ऑफ सर्विस टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। अगर रजिस्टर्ड पर्सन को भाई आप सप्लाई ऑफ सर्विस लेते हो तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, जिसने भी सर्विस ली है, उसका लोकेशन मान्य माना जाएगा। देखो डिलीवरी तो होती नहीं, तो हम ये नहीं कह सकते कि डिलीवरी जब टर्मिनेट हुई तब ले लो सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, वो तो हम कह नहीं सकते। ठीक है, तो यहां पर क्या माना जाएगा? लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। रेसिपिएंट का जो लोकेशन होगा दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। रेसिपिएंट जहां भी कहीं सिचुएटेड होगा, चाहे वो मुंबई में है, चाहे दिल्ली में है, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे चेन्नई में है, वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो। ठीक है, अब अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है भाई, ठीक है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, जो कि जनरली होती है B2C की ट्रांजैक्शन। जैसे भाई मैं गया बार्बर की शॉप पे और बार्बर की शॉप पे मैं हेयर कट करवा के आया, बार्बर ने मेरे से चार्ज करे सपोज 800 रुपीज़, 800 रुपीज़ मेरे से चार्ज करे। सर आप 800 रुपीज़ का हेयर कट करा रहे हो? अरे भाई जब मैं स्पेन जा रहा हूँ वेकेशन मनाने के लिए, तो हेयर कट भी तो एकदम बढ़िया होना चाहिए ना यार। ऐसे थोड़ी स्पेनिश गर्ल्स मिलेंगी वहाँ पर, और बीच मिलेगा, और मतलब यू नो हम लोग क्रूजिंग करेंगे, और इतना बढ़िया बढ़िया वहाँ भाई इतने बढ़िया एक्सेंट में लोग बोलते हैं, व्हाट आर यू डूइंग, कैन आई हैव सम ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, चोकोला, कैन यू हैव चोकोला, ऐसे प्यार से बोलते हैं। तो ऐसे तो ये 20 रुपये का मैं हेयर कट लेके चला जाऊँगा। अरे भाई हेयर कट भी तो फिर महंगा सा लूँगा। 800 रुपये मैंने हेयर कट कराने के
दिए भाई, और जो मैंने हेयर कट कराने के पैसे दिए वो भाई अनरजिस्टर्ड पर्सन हूँ मैं, रजिस्टर्ड तो हूँ नहीं, ये तो भाई तुम्हें पता है कि मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो जब मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ, अनरजिस्टर्ड पर्सन हूँ, तो फिर जो बार्बर होगा वो जीएसटी कैसे पे करेगा भाई? अगर मेरा एड्रेस अवेलेबल है ऑन रिकॉर्ड, मैं एड्रेस वहाँ दे के आया हूँ, ठीक है, जैसे आजकल ऐप्स होती हैं, ऐप्स के अंदर पहले से एड्रेस डाला हुआ होता है, एड्रेस ऑलरेडी होता है पहले से ऐप के अंदर, है ना। तो जब एड्रेस ऑलरेडी डाला हुआ है और एड्रेस इज अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड, तो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, जहां मेरा जो मैंने अपना एड्रेस डाला है वो होगा मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई। एंड इफ एड्रेस इज नॉट अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड, एड्रेस भाई ऑन रिकॉर्ड नहीं है, अवेलेबल नहीं है ऑन रिकॉर्ड, देन लोकेशन ऑफ सप्लायर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई होगी लोकेशन ऑफ द सप्लायर। भाई यही रूल हमारे गुड्स में भी होता है, ठीक है। हमारे जो गुड्स हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स हैं, वो अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को होते हैं, तो अगेन ये बात देखी जाती है कि भाई गुड्स जब अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो तुम, तो क्या उस पर्सन का एड्रेस है तुम्हारे पास? अगर तो है तो प्लेस ऑफ सप्लाई प्लेस लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट हो जाएगा। अगर तुम्हारे पास भाई उस वाले पर्सन का एड्रेस नहीं है, तो फिर जो भी लोकेशन ऑफ द सप्लायर होगा दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो पहला प्रेफरेंस होगा कि जो भाई हमारा एड्रेस है वो हो अनरजिस्टर्ड पर्सन का। अगर वो है तो उसके एड्रेस में हम लोकेशन ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। अगर नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ये आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है सर, बात समझ में आ गई। 3 लोगों की फीस हेयर कटिंग में चली जाएगी सर आपकी। चलो, तो ये है हमारा जेनरिक रूल, जो जनरल रूल है, डिफॉल्ट रूल वो ये है, और ये है कुछ स्पेसिफिक रूल्स। अब तुम्हें पहले ही बता देता हूँ भाई, जो एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस जहाँ से ज़्यादा हैं वो इसमें से हैं। एग्जाम में इसमें से भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा वो इन वाले से बनेगा, जहाँ पर स्पेसिफिक रूल्स हैं सर्विसेज से रिलेटेड ऑफ डिटरमाइनिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। तो जहाँ ये स्पेसिफिक सर्विसेज हैं वहाँ पर भाई हमारा एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा मोस्ट लाइकली, ठीक है। अब देखो, मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा और मैंने तो तुम्हें पेपर बता दिया, पेपर में क्या आने वाला है, हो निखिल सर ने पेपर में क्या आने वाला है वो बता दिया, ऐसा मत बोलना, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ चांसेस जहाँ ज़्यादा हैं पेपर में आने के, मैं वो चीज़ तुमको बता रहा हूँ, चांसेस कहाँ से ज़्यादा है। चांसेस स्पेसिफाइड सर्विसेज के ज़्यादा हैं, जेनरिक सर्विसेज के आने के चांसेस कम है। बिल्कुल वैसे ही जैसे गुड्स, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स आने के चांसेस कम है, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज आने के चांसेस ज़्यादा है, बस उसी तरह से जेनरिक के कम है, स्पेसिफिक के ज़्यादा है, ठीक है सर, बात समझ में आ गई। हाँ, निखिल सर ने पेपर लीक कर दिया, बिल्कुल ये ऐसे ही बोलते हैं बच्चे, नालायक। चलो, सो पीओएस इन केस ऑफ डायरेक्टली रिलेटेड टू इमोवल प्रॉपर्टी। अगर कोई भी आप सर्विसेज दे रहे हो, इमोवल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विसेज हैं वो, जैसे मैंने भाई पेंटिंग, जो ये पुताई करते हैं ना, पुताई वाले जो होते हैं, मैंने इनको अपने घर में बुलाया कि मेरे जो भाई मेरा जो स्टूडियो है पूरा का पूरा आप पुताई कर दो, उसमें आप एशियन पेंट का ट्रैक्टर इमल्शन लगा दो और बढ़िया करके स्टूडियो मेरा चमका दो, ठीक है। मैं स्टूडियो को दोबारा पेंट कराना चाहता हूँ, और वो जो पेंट होता है ना, आजकल जो पेंट आ रहा है जो धूल रेजिस्टेंट है, जिसपे धूल मिट्टी डाले तो वो धूल भाई टिकेगी नहीं। और आजकल तो पता नहीं एक नया ऐसा पेंट आ रहा है जिसमें एंटी बैक्टीरियल पेंट है, उसमें बैक्टीरिया टिकता नहीं। मतलब ये तो हैरानी की बात है भाई, ये क्या हो गया है, ऐसा पेंट आ रहा है जिसमें बैक्टीरिया नहीं टिकता, बैक्टीरिया मर जाता है अपने आप। पानी डालो, पानी बाहर आ जाएगा, पानी नहीं जाएगा उसके अंदर, और सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया मर जाता है। बैक्टीरिया कैसे मर सकता है भाई पेंट से? मुझे ये आज तक नहीं बात समझ में आई। वो दिन दूर नहीं है जब पेंट वाले क्या क्लेम करेंगे, अगर ये पेंट लगाओगे तो आपके कमरे का पॉल्यूशन कम हो जाएगा, क्योंकि ये पेंट जो है वो ऑक्सीजन देता है। जैसे प्लांट ऑक्सीजन देते हैं ना, वैसे ये पेंट जो है वो ऑक्सीजन देता है। कुछ दिनों बाद कहेंगे ये जो पेंट है ना ये पानी देता है, आपको पानी की जब भी ज़रूरत पड़े आप इस पेंट पे हाथ फेरो, पानी आ जाएगा, पानी पी लो। पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं पेंट वाले, मुझे समझ में नहीं आती हैं। चलो जो भी है, अगर मान लो आपने पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया किसी को कि भाई मेरे घर आके पेंटिंग कर दो, इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपने कोई सर्विसेज दी, ठीक है, सर्विसेज दी इमूवेबल प्रॉपर्टी में आके, और इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विसेज हैं, मतलब आपने जैसे पेंटिंग की, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर, सर्वेयर, इंजीनियर, एस्टेट एजेंट, ग्रांट ऑफ राइट टू यूज, कैरिंग आउट कोऑर्डिनेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क, आपने कोई भी भाई सर्विसेज दी, उन सर्विसेज का क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई होगा जो भी प्रॉपर्टी भाई जिस पे भी सर्विसेज दी जा रही हैं वो प्रॉपर्टी होगी, दैट विल बी द लोकेशन प्लेस ऑफ द सप्लाई, ठीक है। तो लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी? जहां वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वो मानी जाएगी। अब सुनना भाई, मैं एक देता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है, मैं देता हूँ भाई एग्जाम्पल सुनना क्या है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, है ना,
मेरा एक बहुत बड़ा घर है जयपुर में, है नहीं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, एज्यूम करो, ऐसा बोल रहा हूँ। कभी को हो 250 रुपीज़ में घर कैसे लोगे, हो ऐसा नहीं, एज्यूम जयपुर में मेरा एक घर है, बहुत बड़ा बंगला है, 13-14 कमरे हैं उसमें, बहुत बड़ा बंगला है मेरा जयपुर में, ठीक है। अब मैं मुंबई के एक आर्किटेक्ट को फ़ोन करता हूँ कि भाई सुनो मुंबई के आर्किटेक्ट, तुम ज़रा मेरे जयपुर वाले घर जाके मुझे सर्विसेज दो और जयपुर वाले घर का इंटीरियर डेकोरेशन पेंटिंग वेंटिंग कर लो। मैं भी रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, इंटीरियर डेकोरेटर भी रजिस्टर्ड पर्सन है। मैं दिल्ली में बैठा हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ एक मुंबई के आर्किटेक्ट से कि वो मेरे जयपुर वाले घर में जाके सर्विसेज दे। 3 स्टेट्स इन्वॉल्व हो गई। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? जहाँ प्रॉपर्टी लोकेटेड है। ना मेरी प्लेस दिल्ली भी नहीं मानी जाएगी, ना आर्किटेक्ट की प्लेस मुंबई भी नहीं मानी जाएगी। प्लेस कहाँ मानी जाएगी? प्लेस मानी जाएगी जयपुर, जहाँ पर सर्विसेज अवेल हो रही हैं वो प्लेस मानी जाएगी। सो जयपुर विल बी द रेलिवेंट प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। सर कभी कभी तो सच निकल ही जाता है मजाक मजाक में सच बोल देते हैं आप। जयपुर सर सच बोलने वाले थे, बाद में याद आया कि कहाँ बोल रहे हैं चलो, तो हो गया लोकेशन ऑफ सब प्रॉपर्टी, ठीक है। जहाँ भी प्रॉपर्टी लोकेटेड होगी वहाँ पर हम मानेंगे कि वो वाली सर्विसेज दी गई हैं, ठीक है। अब प्रॉपर्टी इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। अगर प्रॉपर्टी मान लो आउटसाइड इंडिया है, इनसाइड इंडिया नहीं है, ठीक है। प्रॉपर्टी जो लोकेटेड है मेरी, वो मेरा भाई एक बंगला लोकेटेड है लंदन में, है ना, लंदन में मेरे पास एक बंगला है। तो अगर लंदन में मेरा, अब बोलो कि सर कभी झूठ सच निकल गया आपके मुंह से, अब बोलो। जयपुर का तो बोल दिया सर, आपके मुंह से सच निकल गया गलती से, सबने बोल दिया है। अब बोल के दिखाओ लंदन वाला मेरा सच है कि मेरा बंगला है, अज्यूम करो मेरा बंगला है लंदन में, है, अब बोलो, नालायक। सो अब सपोज करो मेरा बंगला है लंदन में, ठीक है। तो भाई लंदन में प्लेस ऑफ सप्लाई गवर्नमेंट अगर डिनोट करेगी, गवर्नमेंट का नुकसान है क्योंकि गवर्नमेंट को फिर भाई उसे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की कैटेगरी में लेना पड़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट उस केस में क्या करती है, उस केस में कह देती है लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। जो रेसिपिएंट का जहां भी लोकेशन होगा वो माना जाएगा रेलेवेंट प्लेस ऑफ सप्लाई। सो प्रॉपर्टी लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। अगर प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है तो फिर भाई प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। जो भी सर्विसेज रिसीव कर रहा है उसका भाई प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। जैसे मैं दिल्ली में बैठा हूँ, मेरा बंगला है लंदन में, मैं उस बंगले के लिए इंटीरियर डेकोरेटर सर्विसेज हायर करता हूँ, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी इंडिया, लोकेशन ऑफ सप्लायर विल ऑल्सो बी इंडिया। गवर्नमेंट का इसमें नुकसान है, इसलिए गवर्नमेंट ने ये कर दिया। सर आपके मुंह से सच निकल गया, हो सकता है लंदन में भी। हो वाह 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 वाह। अगर मेरे पास बंगला होता लंदन में तो मैं तुम्हें पढ़ा रहा होता, मैं लंदन में आराम से बैठ के मॉकटेल नहीं पी रहा होता है। हो सकता है हो, अभी भी सच ही लग रहा है। पुनीत कह रहा है अभी सच ही लग रहा है, हो भी सकता है। आप पाकिस्तान बोलो तभी मान लेंगे हम लोग। नालायक, काम की बात नहीं करते, फालतू की बात करते हो, बस बकवास करनी आती है। लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, ठीक है, जो रिसिपिएंट होगा, जैसे मैं हूं इस केस में, मेरा भाई लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है भाई, स्पेसिफिक सर्विसेज हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करके जाना भाई, ठीक है सर। आ जाओ आगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 12.4 12.5 लिख लो आगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एन एग्जाम स्टैंड पॉइंट, ठीक है। एग्जामिनर के फेवरेट सेक्शंस हैं, सब सेक्शंस हैं प्लेस ऑफ सप्लाई में भाई क्वेश्चन पूछने के लिए। सर एक बंगला है लंदन में, दूसरे के लिए पढ़ा रहे हो? अच्छा रियान कह रहा है सर आपका एक बंगला है लंदन में, आप दूसरा खरीदना चाहते हो शायद स्पेन में, इसलिए पढ़ा रहे हो, है ना। सर आप बनी हो, कुछ भी हो सकता है आपके पास नालायक। अच्छा आप पढ़ाई कर लें, मेरी एनुअल इनकम, मेरी ITR, मैं कितना कमा रहा हूँ, मेरे बंगले कहाँ कहाँ हैं, ये सब डिस्कशन बाद में कर लेंगे। कभी तुम आना, जब इंटरमीडिएट क्लियर हो जाए मेरे ऑफिस आना, फिर वहाँ बैठ के मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी के कागजात दिखाऊंगा, अपनी एनुअल रिटर्न दिखाऊंगा, कितनी इनकम भरता हूँ, सब कुछ दिखाऊंगा। एक बार भी पढ़ाई कर लें, पहले पढ़ाई पे फोकस कर लें। चलो अब है भाई परफॉर्मेंस ऑफ सर्विसेज बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। हम प्लेस ऑफ सर्विस डिटरमाइन करेंगे उन सर्विसेज की जो परफॉर्मेंस बेस्ड होती हैं, जहाँ पर परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट या केटरिंग सर्विसेज, पर्सनल ग्रूमिंग सर्विसेज, फॉर एग्जांपल बार्बर शॉप, गर्ल्स जाती हैं भाई, ब्यूटी पार्लर्स वो भी यहाँ कवर होते हैं, फिटनेस ब्यूटी हेल्थ ट्रीटमेंट, जिम होते हैं, ठीक है। काया जो क्लिनिक है, स्किन क्लिनिक, त्राया जो हेयर क्लिनिक है ना,
कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी। तो ये सारे के सारी नेचर ऑफ सर्विसेज हैं। तो ये नेचर ऑफ सर्विसेज अगर प्रोवाइड हो रही हैं तो इनका प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगा? सो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन वेयर सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड। जहां पर सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म हो रही हैं वो होगा भाई लोकेशन ऑफ सप्लाई। जहां पर सर्विसेज आप एक्चुअली दे रहे हो, तो आपका जहां भी सेंटर है वो सेंटर होगा भाई आपका प्लेस ऑफ सप्लाई इन वाली सर्विसेज के केस में। ये है सर्विसेज जहां पर आपका लोकेशन ऑफ द परफॉर्मेंस जहां पर हो रही है ना, आपकी ब्यूटी पार्लर जहां पर है वो होगा भाई आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, अब नेचर ऑफ सर्विसेज क्या है? ट्रेनिंग सर्विसेज, परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज। ट्रेनिंग सर्विस आप ट्रेन कर रहे हो भाई लोगों को, या परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहे हो, उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज दे रहे हो। आप किसी को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे भाई सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग होती है जहाँ पर आपको सिखाया जाता है बोलना कैसे है, आपको अपने हैंड जेस्चर कैसे रखने हैं, आपको डाइनिंग एटिकेट कैसे रखने हैं, वो सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो नेचर ऑफ सर्विस होते हैं ट्रेनिंग सर्विसेज या परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज। इन केस में भाई प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दिया जा रहा है तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, जो भी लोकेशन है रेसिपिएंट का वो माना जाएगा भाई प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही हैं सर्विसेज तो लोकेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस। जहाँ भी सर्विस हो रही है वहाँ पर भाई हम मानेंगे कि आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। ठीक है, अब इसमें यूजुअली होता क्या है? इसमें यूजुअली होता है भाई जैसे हम ब्रिटिश काउंसिल है, दिल्ली में एक ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिटिश काउंसिल, ठीक है, उसको रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हायर करेगी और कहेगी मेरे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं आप प्लीज़ उन एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करो कि इंग्लिश प्रॉपरली कैसे बोलते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स सिखाओ उनको, है ना। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपने एम्प्लॉयज़ के लिए हायर करती है ऐसे। तो वो जो पर्सन होगा ट्रेनर, ठीक है, वो ट्रेनर जगह जगह जाके एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करेगा। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो हेड ऑफिस है रजिस्टर्ड वो तो बॉम्बे में है, तो सारी सर्विसेज का जो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा वो बॉम्बे ही माना जाएगा, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। तो ये बात ध्यान रखने वाली, ठीक है। अलग अलग तरह की सर्विसेज में भाई अलग अलग रूल लगता है, तो सारी सर्विसेज आपको याद करनी पड़ेंगी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, ठीक है। तो ये हैं दो सर्विसेज जो हमने देखी। चलो अब आते हैं आगे अगली सर्विस। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों भी भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना इनके आगे भी। पहले मैंने आपको 4 5 इंपॉर्टेंट बोला, अब मैं बोल रहा हूँ 6 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 6 7 12 6 12 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक सर्विस, इसके आगे भी लिख लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एन एग्जाम स्टैंड पॉइंट। आ जाओ पहले 6 देखते हैं क्या है। 6 है भाई प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज रिलेटेड टू एडमिशन टू एन इवेंट। एक इवेंट में एडमिशन के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई है, जैसे मान लो सर्कस लगता है, ठीक है, सिनेमा हॉल लगता है, या फिर कल्चरल आर्टिस्टिक स्पोर्टिंग इवेंट होता है, जैसे दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, ठीक है। अब नवंबर में ना दिल्ली में एक फेयर लगता है, इसे बोलते हैं ट्रेड फेयर, जिसमें पूरे वर्ल्ड के स्टॉल्स लगते हैं, पूरे वर्ल्ड के लोग आते हैं अपने स्टॉल्स भाई लगाने के लिए, ठीक है। तो सर्विसेज जो दी जा रही हैं वो बाय वे ऑफ एडमिशन दी जा रही हैं कि हम एडमिशन जो ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज कराता है उसका नाम है ITPO, इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। ITPO लोकेटेड है प्रगति मैदान में, जो दिल्ली में एक जगह है, ठीक है। तो प्रगति मैदान वाले फीस चार्ज करते हैं इन स्टॉल लगाने वालों से कि भाई आप आओ हमें फ़ीस दो और हम आपको आपका स्टॉल लगाने में परमिशन देंगे, ठीक है। और फिर जो लोग आते हैं स्टॉल को देखने के लिए उनसे टिकट ली जाती है, इसे बोलते हैं एडमिशन सर्विसेज, इसे बोलते हैं एडमिशन, जो टिकट लगाते हैं टिकट, ठीक है। अब टिकट किस चीज़ की हो सकती है? अम्यूजमेंट पार्क की हो सकती है, इवेंट्स की होती है, तरह तरह के इवेंट्स होते हैं भाई। श्रेया घोषाल लाइव इन कॉन्सर्ट सुना होगा आपने, अरिजीत सिंह लाइव इन कॉन्सर्ट, निखिल गुप्ता लाइव इन कॉन्सर्ट, नहीं निखिल गुप्ता लाइव इन कॉन्सर्ट नहीं हो सकता, नहीं। तो इवेंट्स, अलग अलग अम्यूजमेंट पार्क्स, ये सब हैं जिनका भाई आपको टिकट्स, ये एडमिशन वाली फीस है भाई, ठीक है। आपको टिकटिंग सर्विसेज दी जा रही है, टिकट पे आपको भाई एंट्री दी जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया ट्रेड फेयर में जो ITPO प्रगति मैदान है वो भाई टिकटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, टिकट लेके आपको एंट्री प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, आओ देखते हैं। सभी इंपॉर्टेंट है, IDT में प्रसाद कह रहे हैं, हाँ भाई हाँ सभी इंपॉर्टेंट है। टैक्स इज सच अ लेंथी सब्जेक्ट, एंटायरली 6 months आर नॉट सफिशिएंट, ये बात तो बिल्कुल सही है भाई। हाँ बिल्कुल, मैं इतना अच्छा सिंगर हूँ कि मेरी आवाज़ सुन के सब भाग जाएंगे और अपना फीस का रिफंड मांगेंगे, ठीक है। तो GST जो पे किया ना गवर्नमेंट को, रिवर्सल लेना पड़ेगा उसका GST उल्टा हो जाएगा, आपको रिवर्स करना पड़ेगा GST, ऐसा हो जाएगा। चलो तो यहाँ पर क्या होगा भाई, तो यहाँ पर जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी, प्लेस वेयर सच इवेंट इज हेल्ड, जहाँ पर ये इवेंट ऑर्गेनाइज कराया गया है, जहाँ पर ये इवेंट रखा गया है
वो होगा भाई हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है। दूसरा, पार्क, कोई भी अम्यूजमेंट पार्क है, जैसे अम्यूजमेंट पार्क है जो भी वहाँ लोकेटेड है, अम्यूजमेंट पार्क जो लोकेटेड है। ठीक है। अब जैसे भाई अलग अलग स्टेट्स हैं, उसमें अलग अलग वाटर किंगडम होता है, कहीं आप गए होंगे, वाटर के झूले होते हैं, वाटर स्प्लैश होता है, स्प्लैश, वाटर स्प्लैश, अलग अलग तरह के भाई वाटर के फैसिलिटीज़ होती हैं, स्पोर्ट्स के इवेंट्स होते हैं। एक होता है आइस स्केटिंग, है ना, आइस स्केटिंग करते हैं उसमें। एक होता है वो वाटर बॉल जिसमें एक दूसरे के ऊपर वो पानी से भरे हुए गुब्बारे से होते हैं, गन से मारते हैं और एक दूसरे के ऊपर फोड़ते हैं। आपने वो कपड़े पहने हुए होते हैं, एक ड्रेस देते हैं आपको, उस पर आप फोड़ते हो, ठीक है, आपके ऊपर लगता है। तो इन सब का जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, जहाँ पर भी ये इवेंट रखा गया है या जहाँ भी पार्क है, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन याद रहे, एडमिशन की बात हो रही है, टिकटिंग की बात हो रही है। टिकटिंग जहाँ पर सर्विसेज दी जा रही हैं, वहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी दिस। ठीक है। अब दूसरी तरह की सर्विस है भाई, सर्विस रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने की सर्विसेज। जैसे भाई ITPO है, जो हमारा ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ITPO, उसने भाई किसी इवेंट ऑर्गेनाइजर को बोला कि भाई सुनो, मैं ये सारी स्टेट से पैसे कलेक्ट नहीं करूँगा, एक एक स्टेट से पैसे कलेक्ट करते रहो और यहाँ पर उनको स्टॉल एट्रीब्यूट करते रहो, ये मैं नहीं करूँगा, ऐसा है तुम कर लो मेरे बिहाफ पे। ठीक है। तो भाई ITPO ने ये जो टिकट, ये जो पूरा इवेंट है, ये किसी को आउटसोर्स कर दिया। ITPO ने कहा मैं नहीं करूँगा ये इवेंट की सर्विसेज, ये जो सर्विसेज हैं, तुम मेरे को सर्विसेज प्रोवाइड करो, तुम मेरे बिहाफ पे पूरा ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज करो और तुम भाई इवेंट के में जो एलोकेट करने हैं सारे के सारे भाई स्टॉल्स एलोकेट करने डिफरेंट स्टेट्स को, तुम एलोकेट करो। तो अब जो अगला है वो है रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो भाई सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं, अगला है वो। पहले वाला था एडमिशन मतलब टिकट लेके आप जब किसी को एंट्री दे रहे हो। यहाँ है इवेंट रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इवेंट जो ऑर्गेनाइज करने का अगर आपने किसी को आउटसोर्स कर दिया, जिसे बोलते हैं इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, है ना। आजकल मैरिजेस में बहुत होता है भैया, शादी में पता है क्या होता है, शादी में भाई जो भी हमारा शादी का पूरा वेन्यू होता है, शादी के पूरे इवेंट्स होते हैं, वो सब किसी इवेंट मैनेजर को आउटसोर्स कर दिया जाता है कि तुम भाई इवेंट मैनेज करो पूरा का पूरा। ठीक है। सो इवेंट मैनेजमेंट चार्जेस वहाँ भी लगते हैं ऑर्गेनाइज करने के किसी भी इवेंट को। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। कृष्णा कह रहा है एंटरटेनमेंट टैक्स लगना चाहिए आप पे, गरीबों के अरिजीत सिंह। फालतू की बातें, बस पूरी फालतू, मतलब जब भी मैं टॉपिक से हटके यहाँ चैट बॉक्स देखता हूँ ना, फालतू की बातें दिखती हैं, कोई रेलेवेंट बात नहीं दिखती। ठीक है। तो अगर मान लो आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट का आपने सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं, तो फिर क्या होगा, सप्लाई ऑफ सर्विस टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। अगर रजिस्टर्ड पर्सन को भाई सप्लाई आप कर रहे हो सर्विस, और इवेंट जो है वो किसी सिंगल लोकेशन है, देन लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट विल बी द रेलेवेंट प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर मल्टीपल जगह आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब एक ही इवेंट अलग अलग जगह होना है, जैसे आपकी शादी है, ठीक है, शादी के अंदर भाई आपका जो जैसे अभी अंबानी की शादी हुई, अनंत अंबानी की, है ना, तो उसके अंदर क्या हुआ, जो अनंत अंबानी की सगाई हुई वो हुई लंदन में, ठीक है, और अनंत अंबानी की जो एक्चुअली में शादी हुई वो हुई जामनगर में, और जो प्री वेडिंग का जो इवेंट हुआ था वो था जामनगर में, है ना। शादी सगाई आई थिंक हुई एंटीलिया में, और शादी हुई आई थिंक लंदन में, है ना। अलग अलग जगह पे आपके इवेंट हो रहे हैं। तो अगर आपके इवेंट अलग अलग जगह पे हो रहे हैं, मल्टी लोकेशन पे हो रहे हैं, तो जहां पर भी वो इवेंट हो रहा है वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, अलग अलग प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। और अगर इवेंट एक ही जगह पे हो रहा है, सिंगल लोकेशन पे हो रहा है, तो रिसिपिएंट जहां पर भी मौजूद है वो लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। तो ये बात ध्यान रखने वाली कि अगर अलग अलग जगह इवेंट हो रहे हैं, तो जिस जगह इवेंट हो रहे हैं वहां प्लेस ऑफ सप्लाई बना दो। अगर एक ही जगह इवेंट हो रहा है, तो जहां लोकेशन सप्लाई रिसिपिएंट का है वो यह प्लेस ऑफ सप्लाई बना दो, रेसिपिएंट का जो भी लोकेशन होगा वो बना दो। ठीक है सर। अब सप्लाई ऑफ सर्विस टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को भाई सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हो, तो इवेंट हेल्ड इन इंडिया, अगर इंडिया में इवेंट हेल्ड हो रहा है तो परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस, जहां भी सर्विस परफॉर्म हो रही है उसको बना दो प्लेस ऑफ सप्लाई। इवेंट हेल्ड आउटसाइड इंडिया इवेंट हो रहा है, तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट इन इंडिया। मैंने आपको बताया आउटसाइड इंडिया अगर आप रखोगे अपना लोकेशन तो गवर्नमेंट का नुकसान है, ठीक है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया में ही रखा जाए। तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट इज प्लेस ऑफ सप्लाई विच इज इन इंडिया, तो ये होगा हमारा इवेंट अगर आउटसाइड इंडिया हेल्ड होता है तो। ठीक है। सो ये है हमारे प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज विच आर रेंडर्ड इन नेचर ऑफ
ऑर्गेनाइजिंग ऑफ एन इवेंट, इवेंट को ऑर्गेनाइज करने की जो सर्विसेज हैं उसमें ये हमारा होता है। ठीक है, ठीक है सर। लंदन के केस में इंडिया, बिल्कुल मनीष, लंदन के केस में इंडिया होगा। अब ये मत कहना सर वो जो लंदन में अनंत अंबानी की जो शादी लंदन में हुई ना, वो जो बंगला था वो आपका ही तो था, आपने अंबानी फैमिली को किराए पे दिया था वो बंगला, वो आपका ही तो था सर, पूरा फार्म हाउस जो था लंदन में, है ना, वो आपने ही दिया था, अंबानी इसको शादी के लिए किराए पे दे दिया था बेचारों को। चलो ठीक है, निखिल सर हमारे बड़े आदमी हैं, अरे वो देते हैं ऐसे किराए पे देते हैं, तुमसे किराया भी नहीं लेंगे, कोई बात नहीं, तुम घर की बात है, तुम अपने लोग हो, आपने सर किराया भी नहीं। अब ये भी मत बोलना, ठीक है, हाँ देखा, मुझे पता है तुम ये बोलने वाले थे, बकवास। मैं किधर बोल, हाँ फिर से फ्लेक्स कर, हरीश कह रहा है फिर से फ्लेक्स कर दिया। नालायक। चलो अब बताओ ज़रा, तुम्हारे दिल में कोई बात आ रही है क्या? तुम्हारे मन में मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बात है, तुम मुझसे कुछ कहना चाह रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है तुम कुछ कहना चाह रहे हो क्या मुझसे? बता दो ज़रा क्या कहना चाह रहे हो। नहीं ऐसा लग रहा है मुझे जैसे तुम कुछ कहना चाह रहे हो, कुछ बोलना चाह रहे हो तो बोल दो भाई। अगर मन में कोई बात है तो वो मन में नहीं रखनी चाहिए, बोल देनी चाहिए। बोल दो, अगर कोई बात है तो बोल दो। कोई बात है क्या जो तुम्हें बोलनी है? हाँ सर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराओ तो समझ में आए। और सर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब आपने इतना वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिखवा दिया है तो फिर सर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराओ जैसा एग्जाम में आता है, केस स्टडी बेस्ड। बिल्कुल भाई, एक बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराएंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे जो कि पास्ट ईयर के एग्जामिनेशन में भी आया हुआ है। आओ स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 देख लो, ये पास्ट ईयर के एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, पास्ट ईयर के एग्जामिनेशन में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है सर। GTT प्राइवेट लिमिटेड ओन्ड बाय मिस्टर वरुण, अ फेमस पॉप सिंगर। तो भाई कोई पॉप सिंगर है मिस्टर वरुण, वो ओन करते हैं कंपनी, कंपनी का नाम है GTT प्राइवेट लिमिटेड। विशेस टू ऑर्गेनाइज अ म्यूजिक कॉन्सर्ट एट आगरा। आगरा में भाई म्यूजिक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करने का इनका प्लान है। ठीक है। GTT प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन अमृतसर एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। अब GTT जो है वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को ऑर्गेनाइज करता है कि भाई तुम मेरे बिहाफ पे अपना ये इवेंट मैनेजमेंट करो। ठीक है। अमन लिमिटेड फॉर ऑर्गेनाइजिंग द सेड म्यूजिक कॉन्सर्ट एट एन अग्रीड कंसिडरेशन ऑफ 8 लाख रुपीज। तो भाई जो GTT लिमिट है वो भाई अमन को कॉन्ट्रैक्ट दे देती है कि भाई अमन सुनो, तुम ना मेरा ये इवेंट ऑर्गेनाइज करो, 8 लाख रुपए लो और मेरे लिए इवेंट ऑर्गेनाइज करो। अमन कहता है ठीक है। अमन P लिमिटेड बुक्स लॉन्स ऑफ होटल ब्लू वेल आगरा रजिस्टर्ड इन यूपी फॉर होल्डिंग द म्यूजिक कॉन्सर्ट। अमन क्या करता है, होटल ब्लू वेल भाई आगरा बुक कर लेता है इस कॉन्सर्ट को ऑर्गेनाइज कराने के लिए। लमसम कंसिडरेशन ऑफ 3 लाख रुपए की लमसम कंसिडरेशन अमन देता है इस इवेंट को भाई ऑर्गेनाइज कराने के लिए। GTT प्राइवेट लिमिटेड फिक्सेस द एंट्री फी टू म्यूजिक कॉन्सर्ट। अच्छा जी, एंट्री फी भी चार्ज हो रही है, 1550 रुपए एंट्री फी चार्ज हो रही है। इतना प्यारा क्वेश्चन, इतना ब्यूटीफुल क्वेश्चन बनाया गया है, मतलब मन कर रहा है किस कर लूं इस वाले क्वेश्चन को। इतना बढ़िया क्वेश्चन है सर, 3 सेक्शन इकट्ठे एक ही क्वेश्चन में कंसोलिडेट कर दिए हैं एग्जामिनर के। ऐसा होता है क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, एकदम मजेदार, एकदम चटपटा, मिर्चीदार, मसालेदार क्वेश्चन भाई, बहुत ही मजेदार। ठीक है। 1550 का एंट्री फीस है भाई कॉन्सर्ट की। ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज। देखना जरा यहां पर क्या कहा हुआ है, सप्लाईज। इसका मतलब यहां मल्टीपल सप्लाईज हैं जिनके आपको प्लेस ऑफ सप्लाई रिकॉग्नाइज करने हैं। तो जो प्लेस ऑफ सप्लाई आपको रिकॉग्नाइज करने हैं वो आपको देखना है। इन्वॉल्व इन द गिवन सिनारियो एंड डिसाइड वेदर GST, CGST, SGST इज पेबल और IGST नीड्स टू बी पेड। नो नीड टू कैलकुलेट द टैक्स अमाउंट, टैक्स अमाउंट मत कैलकुलेट करना। एक वेरिएंट भी है क्वेश्चन का, विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ द प्राइस पर टिकट इज फिक्स्ड एट ₹950 इंस्टेड ऑफ 1550। अगर हम जो प्राइस का टिकट है वो 950 फिक्स कर दें 1550 की जगह, तो क्या आपका आंसर चेंज हो जाएगा? अब हम ये चीज़ भी देखेंगे। चलो ये तो बात की बात है, वेरिएशन तो बात की बात है, पहले ओरिजिनल क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ठीक है। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा एग्जाम में भी चार्ट बना लिया करो भाई। चार्ट बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा ऐसे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चार्ट विल बी वेरी 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 रेलिवेंट। तो ये है भाई GTT लिमिटेड, GTT लिमिटेड, GTT लिमिटेड अमृतसर पंजाब की है भाई, पंजाब।
ये है भाई अमन लिमिटेड। अमन लिमिटेड कहाँ की है भाई? अमन लिमिटेड दिल्ली की है भाई, दिल्ली। और तीसरा क्या है? होटल ब्लू वेल आगरा। होटल ब्लू वेल आगरा, ठीक है। ये 3 रेलिवेंट पार्टीज़ हैं जो इस पूरी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हैं। अच्छा, और भी इन्वॉल्व है भाई, एक और पार्टी इन्वॉल्व है, वो है हमारे जो छोटे छोटे निक्के हमारे कस्टमर्स हैं, जो भाई हमारी एडमिशन की फ़ीस, एडमिशन की टिकट खरीद के इस कॉन्सर्ट को देखने आएंगे। यहाँ भाई बहुत सारे हमारे कस्टमर्स जो भाई इस वाली हमारी इवेंट को देखने आएंगे, बहुत सारे कस्टमर्स, छोटे प्यारे प्यारे। लो भाई, ये हैं कस्टमर्स जो हमारे इस इवेंट को देखने आएंगे, ठीक है। तो ये हैं डिफरेंट पार्टीज जो इस पूरी ट्रांजैक्शन में भाई इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अब अमन जीटीटी को क्या दे रहा है? अमन जीटीटी को दे रहा है इवेंट ऑर्गेनाइजेशन सर्विस। अमन जीटीटी को क्या दे रहा है? इवेंट ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज। पहले देखो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना लो कि जो भाई आपकी पूरी ट्रांजैक्शन है वो किस तरह हो रही है, उसका पहले स्ट्रक्चर बना लो। मैं पहले स्ट्रक्चर बनाऊंगा, फिर आगे चल के हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अमन जीटीटी को क्या दे रहा है? इवेंट ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज, ठीक है। अच्छा, होटल ब्लू वेल अमन को क्या दे रहा है? होटल ब्लू वेल अमन को क्या दे रहा है? अकोमोडेशन सर्विसेज। अकोमोडेशन सर्विसेज, या फिर कह लो इवेंट प्लेस सर्विसेज, ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, जीटीटी कस्टमर्स को क्या दे रहे हैं? ये कस्टमर्स हैं बहुत सारे, निके, ठीक है। जीटीटी कस्टमर्स को क्या दे रहे हैं? एडमिशन सर्विसेज, एडमिशन टू इवेंट सर्विसेज। पहले चार्ट देखो भाई, चार्ट समझ में आता है क्या? चार्ट देखो पहले, चार्ट समझ में आता है कि आगे आगे मैं नहीं चलूंगा, इससे पहले मैं आगे नहीं चलूंगा। आगे मैं तभी चलूंगा जब तुम लोग चैट बॉक्स में लिखोगे चार्ट समझ में आया क्या। अगर चार्ट समझ में नहीं आया तो कुछ भी समझ में नहीं आया। तो पहले चार्ट को समझो भाई, चार्ट जिसने समझ लिया उसको सब कुछ समझ में आ गया। तो सबसे पहले मैं कहूँगा चार्ट को समझो। चार्ट समझोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ रहा। चार्ट को बहुत ध्यान से देखो और अपने रजिस्टर में ड्रॉ भी कर लो, क्योंकि बुक में आंसर तो है लेकिन चार्ट नहीं है। बताओ भाई, चार्ट समझ में आया? बताओ भाई, चार्ट समझ में आया? चार्ट समझ में आया? सबसे पहले ये बताओ, क्योंकि चार्ट अगर ये नहीं समझ में आया ना, चार्ट में कोई डाउट है तो पूछो। है समझ गई? हर्ष पाठक, हर्ष पाठक लिख रहा है समझ गई। हर्ष पाठक, तुम हर्ष हो या हर्षा हो? समझ गई कैसे? समझ गया होना चाहिए ना। कुछ कन्फ्यूजन है क्या हर्ष तुमको इस चीज़ में? कर लिया, समझ भी आया। अच्छा, बहुत कॉम्प्लेक्स दिख रहा है मनीष। तो कॉम्प्लेक्स है तभी तो मार्क्स मिलेंगे। अगर इजी होगा तो मार्क्स कैसे मिलेंगे? अगर इजी होगा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसी तरह का डायग्राम तुमको एग्जाम में बनाना है जब मल्टीपल सर्विसेज का तुम्हारे को क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी तरह का कॉम्प्लेक्स डायग्राम बनाना है, तुम्हें एग्जाम में भी ध्यान रखना, वैसे ही करना है। गए बोले पढ़ने आना चाहिए। अरे यार दो यार,
गई लिखा है तुमने। GAAI बता दो भाई, GAAI कैसे प्रोनाउंस होगा? नालायक सर, आप अपने मन से पढ़ते हैं, मन से नहीं, जो लिखा है तो पढ़ो। GAAI। अभिषेक कह रही है ओ गॉड ये क्या डिस्कशन हो रहा है। अभिषेक तुम पहले बताओ चार्ट समझ में आया कि नहीं आया? चार्ट समझ में आया? जी चार्ट समझ में आ गया, ठीक है। तो अब दिखाना इसमें क्या क्या ट्रांजैक्शन हो रही हैं, ठीक है। ये है ट्रांजैक्शन नंबर 1, चलो एडमिशन से ही लेते हैं पहले। ये है ट्रांजैक्शन नंबर 1, ठीक है, जो एडमिशन टू अ इवेंट है, ये है ट्रांजैक्शन नंबर 1। तो आपकी ट्रांजैक्शन नंबर 1 कौन सी है? ये है ट्रांजैक्शन नंबर 1, ठीक है। ट्रांजैक्शन नंबर 2 कौन सी है? ट्रांजैक्शन नंबर 2 है ये, जहां पर इवेंट का भाई ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है अमन लिमिटेड को। और ट्रांजैक्शन नंबर 3 कौन सी है भाई? ट्रांजैक्शन नंबर 3 है। अब तीनों ट्रांजैक्शन के केस में आपको बताना है कि भाई ट्रांजैक्शन में क्या प्लेस ऑफ सप्लाई है, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है आपको ये बताना है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे लेते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 1। ट्रांजैक्शन नंबर 1 एडमिशन रिलेटेड इवेंट है, ठीक है। एडमिशन रिलेटेड भाई सप्लाई हो रही है। अब आ जाओ चार्ट में, देखो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं चाहता हूं हम चार्ट में वापस जाएं और चार्ट से ही हम अपना आंसर निकाल के लेके आए। ये रहा भाई चार्ट, ठीक है। आओ चार्ट में हम लोग अपना आंसर निकाल के लेके आते हैं। ये भाई एडमिशन टू एन इवेंट, ठीक है। एडमिशन टू एन इवेंट, इवेंट में एडमिशन की जब सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं तो प्लेस वेयर सच इवेंट इज हेल्ड, जहां पर इवेंट करवाया जाएगा वो प्लेस जो होगी दैट विल बी द रेलिवेंट प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई वो मानी जाएगी। जरा बता दो हमारे क्वेश्चन में प्लेस ऑफ सप्लाई T1 के रिस्पेक्ट में, देखो तीनों अलग अलग ट्रांजैक्शन है, तीनों के रिस्पेक्ट में अलग अलग प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। मुझे पहले इस वाले सप्लाई के केस में बता दो, इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। चैट बॉक्स में जरा लिख के बता दो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा इस वाली ट्रांजैक्शन में, T1 में, पहली वाली ट्रांजैक्शन में, जहां GTT एडमिशन सर्विसेज दे रहा है बहुत सारे इंडिविजुअल्स को फॉर अ पर्टिकुलर कॉन्सर्ट। यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? द प्लेस वेयर इवेंट इज हेल्ड, बता दो जरा इवेंट कहां हेल्ड हो रहा है। हे भगवान, देखो अभिषेक कह रही है होटल ब्लूवेल। अरे नालायक, हम होटल की बात नहीं कर रहे, किस स्टेट में हो रहा है? स्टेट, प्लेस ऑफ सप्लाई स्टेट होती है, होटल नहीं होता। नालायक, वेरी गुड। मनीष और रियान का आंसर बिल्कुल सही, आगरा, परफेक्ट। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई होगा आगरा। ट्रांजैक्शन 1 की बात कर रहे हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? प्रसाद कह रहा है पंजाब आगरा। नालायक प्रसाद, पंजाब में कौन सा इवेंट हो रहा है भाई? नालायक प्रसाद, पंजाब में कौन सा इवेंट हो रहा है? पंजाब में तो कोई इवेंट नहीं हो रहा। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? आगरा, ठीक है। अब मैं तुमसे अगला सवाल पूछ रहा हूं, मुझे लोकेशन ऑफ सप्लायर बता दो। लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है? सप्लायर का लोकेशन क्या है ट्रांजैक्शन नंबर 1 में? भाई लोकेशन में तो कोई टेंशन नहीं होती, लोकेशन तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। चंद्रकांत कह रहा है पंजाब में। चंद्रकांत, पंजाब में कैसे इवेंट हो रहा है? इवेंट तो आगरा में हो रहा है ना। लोकेशन ऑफ सप्लायर बता दो, सप्लायर की लोकेशन कहां पर है? वेयर इज लोकेशन ऑफ द सप्लायर? सप्लायर की भाई लोकेशन कहां है बता दो। लोकेशन ऑफ सप्लायर, पहली वाली ट्रांजैक्शन की बात हो रही है। सप्लायर कौन है? रिसिपिएंट कौन है? सप्लायर है GTT, रिसिपिएंट है इंडिविजुअल। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर कौन सा है? लोकेशन ऑफ सप्लायर है भाई पंजाब। वेरी गुड, अच्छा, लोकेशन ऑफ सप्लायर बता रहे थे तुम, वेरी गुड। सोनम खान कह रही है दिल्ली। है भगवान, सोनम खान तुम मतलब आधी क्लास सुनती हो, आधी क्लास नहीं सुनती ऐसा लगता। अरे भाई ट्रांजैक्शन नंबर 1 में दिल्ली कहीं इन्वॉल्व ही नहीं है। ट्रांजैक्शन नंबर 1 में दिल्ली कहां से आ गया? यस, पंजाब, वेरी गुड। अब बता दो LOS अलग स्टेट में, POS अलग स्टेट में, बता दो इंट्रा स्टेट सप्लाई या इंटर स्टेट सप्लाई? इंट्रा स्टेट सप्लाई या इंटर स्टेट सप्लाई? और GST कौन सा वाला लगेगा ये भी बता दो। GST कौन से वाला लगेगा ये भी बता दो। वेरी गुड, परफेक्ट, IGST इंटर, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अरे वाह, सोनम ने भी सही जवाब दिया, वेरी गुड, परफेक्ट, परफेक्ट आंसर। लो भाई, एक पार्ट तो सॉल्व भी हो गया। बताओ इजी, अगर क्वेश्चन को टुकड़ों में तोड़ दो, प्रॉपर्ली चार्ट बना लो, प्रॉपर्ली क्वेश्चन को समझ लो, तो उसका आंसर निकालना बहुत ज़्यादा इजी होता है, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप।
बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में पढ़ते हैं क्वेश्चन, आधा क्वेश्चन पढ़ा आधा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, कोई चार्ट नहीं बनाया, सीधा आंसर लिखने लग गए, आंसर लिखते हैं। भाई गलत अप्रोच। क्वेश्चन को तसल्ली से पढ़ो, क्वेश्चन को अपने माइंड में चार्ट बनाओ, क्या क्या ट्रांजैक्शन है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन होती है, एक ही में 3-3 4-4 ट्रांजैक्शन दी हुई हैं। फिर क्वेश्चन को आंसर करो। क्वेश्चन को तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्वेश्चन तोड़ना है बस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो T1 का आंसर आप सबके सामने है। अब आओ चलते हैं T2 पे, आओ चलते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 2 पे, जहां पर अमन ने इवेंट ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज दी हैं GTT को, और इसका चार्ट हमारे पास रेडी है। चार्ट में आ जाओ भाई, चार्ट में ये रहा भाई। अब ऑर्गेनाइजेशन है, एडमिशन नहीं है भाई, एडमिशन से कंफ्यूज मत हो जाना। अब क्या है, अब ऑर्गेनाइजेशन है। सो सर्विसेज रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इवेंट, इवेंट के ऑर्गेनाइजेशन की सर्विस। हेलो 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 माइक चेक, हेलो 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 माइक चेक, हेलो 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 माइक चेक, हेलो 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 माइक चेक। आ गया आ गया आ गया आ गया, यस वेरी गुड। चलो अब देखो भाई, हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ किसी इवेंट के हम सर्विसेज की बात कर रहे हैं, रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहे हैं, इस वाले कॉलम में आएगा। और यहाँ पर सिंगल लोकेशन में हमारी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं या मल्टी लोकेशन में हो रही हैं, ज़रा चैट बॉक्स में बता दो, चैट बॉक्स में बताओ, सिंगल लोकेशन या मल्टीपल लोकेशन। सिंगल लोकेशन पे हमारी सर्विसेज आएंगी या मल्टीपल लोकेशन पे हमारी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं भाई हमारे वाले एग्जाम्पल में। क्या एक ही जगह ये इवेंट हेल्ड हो रहा है या ये मल्टीपल जगह इवेंट हेल्ड हो रहा है? सर सिंगल जगह हेल्ड हो रहा है, सिंगल जगह का नाम है भाई आगरा। ठीक है, तो फिर हमारी जो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी? लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। रेसिपिएंट जो है उसकी जो लोकेशन होगी वो लोकेशन ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। तो भाई ट्रांजैक्शन नंबर 2 में जरा मेरे सवालों का जवाब दो ना। चलो भाई, दो चीजें मुझे बता दो T2 में, T2 की दो चीजें बता दो। मैंने ऑलरेडी एनालिसिस तुम्हारे लिए कर दिया है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या होगा। चलो तुम भी क्या याद रखोगे, लोकेशन ऑफ सप्लायर तुम्हें मैं बता देता हूं। लो तुम्हारा 90% काम खत्म कर दिया मैंने। जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन था उसका जवाब मैंने तुम्हें दे दिया भाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर होगा दिल्ली। लो अब तो 90% काम मैंने तुम्हारा कर दिया, अब तो तुम्हारे पास सिर्फ 10% काम बचा है, इजी सा प्लेस ऑफ सप्लाई निकाल बच्चों की चीज है, ऐसे बता दो। देखो मैंने आधा ज्यादा तुम्हारा काम कर दिया, अब तुम बता दो क्या होगा भाई। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, इवेंट कहां हो रहा है, ध्यान रखना इवेंट कहां टेक प्लेस हो रहा है, आगरा में इवेंट टेक प्लेस हो रहा है। इवेंट कहां टेक प्लेस हो रहा है भाई, ध्यान रखना आगरा में इवेंट हो रहा है ये वाला। तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहां होगी, जो हमारा इवेंट हो रहा है वो जहां हो रहा है क्या वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। इवेंट कहां हो रहा है हमारा, इवेंट हो रहा है आगरा में भाई। इवेंट कहां हो रहा है हमारा, आगरा में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई। देखो सारे लोग कह रहे हैं पंजाब 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 पंजाब। मैं इतना कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा हूं, कोई एक भी बच्चा कंफ्यूज ही नहीं हो रहा। मैं बार बार कह रहा हूं इवेंट कहां हो रहा है, इवेंट कहां हो रहा है, इवेंट कहां हो रहा है, कोई नहीं कंफ्यूज हो रहा। कंफ्यूज होने वाली बात भी नहीं है। इवेंट कहां हो रहा है इररिलेवेंट है। अगर सिंगल लोकेशन पे इवेंट होता है तो जो लोकेशन हमारे रेसिपिएंट की होती है दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहां पर भाई प्लेस ऑफ सप्लाई होगी पंजाब एंड नॉट आगरा। आगरा नहीं है पंजाब है, आगरा नहीं है पंजाब है। वेरी गुड, सबका आंसर बिल्कुल ठीक। सर ऐसे एक्टिंग करोगे तो जो गलत देने वाला होगा वो भी सही बोल दे बात तो सही। मैं कई बार ओवर एक्टिंग कर जाता हूं ना तो तुम्हें पता लग जाता है ये तो गलत है, जो सर बोल रहे हैं ना ओवर एक्टिंग करते हुए तो पक्का गलत है। अब अगली बार ना मैं ओवर एक्टिंग नहीं करूंगा, मैं अंडर एक्टिंग करूंगा, ठीक है, और तुम्हें फंसाऊंगा। देखना एक एक को फंसाऊंगा, याद रखूंगा मैं, एक एक को फंसाऊंगा। हाँ सर, भड़काने की नाकाम कोशिश प्लीज नो मैनिपुलेशन। चलो ठीक है, तो भाई पीओएस एलओएस। अब भाई अगला क्वेश्चन तो बहुत ही इजी,
बता दो, इंटरस्टेट है या इंट्रास्टेट है, इंटरस्टेट है या इंट्रास्टेट है, और आईजीएसटी पे होगा या सीजीएसटी और एसजीएसटी पे होगा, बता दो जरा, आईजीएसटी पे होगा या सीजीएसटी और एसजीएसटी पे होगा, बता दो जरा, इंटरस्टेट है या इंट्रास्टेट, वही जवाब है भाई, सेम ये जवाब है, दो अलग अलग स्टेट आ गई तो इंटरस्टेट है और आईजीएसटी पे होगा। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर, परफेक्ट, सबका आंसर बिल्कुल ठीक। हाँ हाँ, आंसर ट्रांजैक्शन वाइज लिखेंगे और बहुत डिटेल लिखेंगे भाई, आंसर ऐसे एक एक लाइन में लिखेंगे, LOS इज इक्वल टू पंजाब, POS इज इक्वल टू दिस, सो इंटर, ऐसे एक एक लाइन में लिखेंगे, पूरा डिटेल आंसर लिखेंगे। डिटेल आंसर नहीं लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे, पहले बता रहा हूँ। ठीक है सर, आओ आखिरी ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। आखिरी ट्रांजैक्शन क्या है भाई? आखिरी ट्रांजैक्शन है T3, आखिरी ट्रांजैक्शन है भाई T3, सर्विसेज रिलेटेड टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी है होटल, होटल में अकोमोडेशन सर्विसेज मिली हैं, क्या ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है? बिल्कुल, होटल भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी है और होटल की अकोमोडेशन की सर्विसेज यहाँ पर मिली हैं। तो देखना ज़रा, अब देखना, कंफ्यूज मत होना, ये जो सर्विस है ये कोई इवेंट ऑर्गेनाइजेशन की सर्विस नहीं है। बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, सर अमन ने इवेंट को करने के लिए तो होटल बुक किया है ना, तो ये इवेंट ऑर्गेनाइजेशन सर्विस है। ना 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 ना, ये इवेंट ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज नहीं है, ये अकोमोडेशन सर्विसेज हैं। ये इवेंट ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज नहीं है, ये अकोमोडेशन सर्विसेज हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सुनना भाई, यहाँ पर क्या ये यहाँ पर फॉल करेगा? नहीं भाई नहीं, यहाँ पर फॉल नहीं करेगा। सर्विसेज रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट, क्या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट में फॉल करेगा? नहीं भाई नहीं, यहाँ पर फॉल नहीं करेगा। ये कहाँ पर फॉल करेगा? ये फॉल करेगा अकोमोडेशन ऑफ अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अभी अभी हमने पढ़ा था, कहाँ गया वो चार्ट? ये रहा ये रहा भाई, ठीक है। अकोमोडेशन इन एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो अकोमोडेशन होता है, सेक्शन कौन सा है? 12(3), इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर आंसर आएगा। तो प्रॉपर्टी लोकेटेड इन इंडिया, हमारी प्रॉपर्टी लोकेटेड है इंडिया में, जी हाँ, आगरा तो इंडिया में लोकेटेड है भाई। सिंगल लोकेशन है, जी हाँ सिंगल लोकेशन है। तो क्या हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, जहाँ प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वो हमारा लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। वाह, देखो सबने आंसर लिख दिया, LOS आगरा, POS आगरा, इंट्रा, CGST एजलो, पूरा पूरा आंसर लिख दिया। दोनों आगरा ही हैं बिकॉज सर्विस प्रोवाइडेड इन आगरा इटसेल्फ, और होटल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। वेरी गुड प्रसाद, वेरी गुड आंसर। चलो ठीक है बिल्कुल सही आंसर भाई। बताना ज़रा, लोकेशन ऑफ द सप्लायर क्या है? लोकेशन ऑफ द सप्लायर है आगरा, हमारा होटल है आगरा में, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? प्लेस ऑफ सप्लाई भी इस वाले केस में होगा आगरा, तो इसको क्या माना जाएगा? इसको माना जाएगा इंट्रा स्टेट सर्विसेज। और यहाँ क्या लगेगा? यहाँ लगेगा भाई CGST प्लस SGST, CGST प्लस SGST। वेरी गुड, वेरी गुड आंसर। मोहम्मद रियान कह रहे हैं इन IGST लगेगा। नालायक मोहम्मद रियान, IGST लगेगा। वेरी गुड, इंट्रास्टेट सप्लाई CGST SGST लगेगा। वेरी गुड, वाह। देखो आज अभी जैसे कल मोहम्मद रियान बाबा जी बन गए थे, आज जो अवीशा हैं वो माता जी बन गई। कह रही हैं ऐसी छोटी छोटी गलतियों से ही मार्क्स गवा बैठेगा बेटा रियान, ऐसे कह रही है अवीशा। नालायक तुम कोई माता जी हो? हैं तुम समझा रही हो जो रियांश को, हैं नालायक। चलो ठीक है, पूरा आंसर हमने सॉल्व कर दिया। जी सर, पूरा आंसर सॉल्व कर दिया। अब देखो, आंसर सॉल्व करना ही काफ़ी नहीं है, आंसर को लिखना कैसे है वो भी इंपॉर्टेंट है। और इतना लेंदी देखो आंसर बनेगा, आंसर कोई छोटा मोटा नहीं बनेगा, आंसर लेंदी बनेगा। सबसे पहले आपको तीनों ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी, कौन कौन सी ट्रांजैक्शन की बात हो रही है क्वेश्चन में। सबसे पहला स्टेप ये है, ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करो। उसके बाद एक एक ट्रांजैक्शन लेके आप उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करो कि भाई प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, ठीक है। जैसे हर एक यहाँ पर पार्ट में हमने प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन किया है, और फिर आप बताओ कि भाई IGST लगेगा या CGST लगेगा। ऐसे आप पूरा डिटेल्ड आंसर लिखोगे। हाँ, सेक्शंस स्ट्रिक्टली बहुत याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सेक्शन याद नहीं हो रहे चलेगा एग्जाम में भाई, आप एज इट इज लिख दो एज पर द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द CGST एक्ट, चलेगा, ठीक है। आपको सेक्शन याद नहीं हो रहे मत लिखो सेक्शन, कोई टेंशन की बात नहीं है। ऐसे ही हमारा पॉइंट नंबर 2, सबसे पहले यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाई होगा भाई कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, और फिर बताएंगे IGST लगा या CGST लगा। इस तरह से हमारा आंसर फ्रेम होगा प्रॉपर।
ठीक है, ये रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सबके लिए। यहाँ पर भी हमने भाई देखा कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई आगरा है और हमारा CGST SGST लगेगा। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि भाई एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि सर अगर हमारा फीस का अमाउंट चेंज हो जाए, ठीक है, अगर अभी जो हम फीस ले रहे हैं वो 1550 ले रहे हैं, ये इस वाली सर्विस को रेलेवेंस दे रहा है भाई, सिर्फ ट्रांजैक्शन नंबर 1 की बात हो रही है और किसी ट्रांजैक्शन की बात नहीं हो रही। यहाँ कह रहे हैं अभी हम फीस ले रहे हैं 1550, अगर इसे 950 कर दें तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? आंसर इज़ नो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एडमिशन के केस में जो एग्जामिशन है वो 500 रुपये की है। अगर 500 रुपये से कम आपकी एडमिशन फीस होती है तो सर्विस एग्जाम्प्ट होती है, जो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप 1500 से 900 कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सो देयर विल बी नो चेंज, देयर विल बी नो चेंज, आंसर विल नॉट अंडरगो एनी चेंज। तो आपको ये बात ध्यान रखनी, अलग से अपना पार्ट 2 का आंसर लिखना है। ठीक है, चलो वाह, देखो भाई तुमने पूरा का पूरा आंसर, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन का आंसर तुमने सॉल्व किया है। अपने लिए तालियां तो बनती हैं, हाँ, एप्रिशिएट करो भाई, अपने आप को एप्रिशिएट करो, तालियां तो बनती हैं। वाह, बहुत बढ़िया। कितने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को देखो पहले आपने रिजॉल्व किया, टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ा, फिर उसका आंसर लिखा, तो अपने लिए तालियां तो बनती हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। अच्छा, अविशा ने मेरे लिए थम्स अप भी हाँ, ये भी ठीक है, उससे मेरे को एनर्जी आएगी ना, वरना अभी मैं ऐसा आज वीकनेस सी हो रही थी, ओहो ऐसा लग रहा था चक्कर से आ रहे, वीकनेस सी हो रही थी, अब तुमने मेरे को दे दिया ना, वीकनेस खत्म हो गई सारे। वाह, चलो भाई आओ फुल एनर्जी के साथ अब अपना बैलेंस चैप्टर खत्म करते हैं। और जी हाँ, यही वाली स्पेसिफिक सर्विसेज हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एन एग्जाम स्टैंड पॉइंट। अगली सर्विसेज है भाई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने वाली सर्विस, जो कार्गो सर्विस होती है, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली सर्विस होती है भाई। गुड्स को हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं तो एजेंसीज होती हैं, इसमें मेल और कुरियर भी इंक्लूड होता है, जैसे DTDC हो गया। और प्राइमरली इसमें हैवी गुड्स को ट्रांसफ़र करने की बात होती है भाई। जैसे मान लो आपने बाहर के किसी देश से फर्नीचर ऑर्डर किया, तो जो फर्नीचर होता है पूरा पैक करके आता है। ठीक है सर, इंपॉर्टेंट बता दो ना सर, सब इंपॉर्टेंट बता दो ना सर प्रसाद कह रहा है सर आप सबको इंपॉर्टेंट बता दो। देखो ऐसा मत बोलो प्रसाद, मैंने तुम्हें बताया सप्लाई ऑफ गुड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं नहीं है वाला भी बताता हूँ कि भाई इंपॉर्टेंट नहीं है ना। अब भाई सप्लाई ऑफ सर्विस इंपॉर्टेंट है, उसमें भी मैंने तुम्हें बता दिया, जेनरिक वाली मत करो, स्पेसिफिक वाली कर लो। देखो मैंने तुम्हें बताया इंपॉर्टेंट, तो चैप्टर को मतलब मैंने आधा कर दिया तुम्हारे लिए, अब और क्या करूँ। अब तो अगला स्टेप ये बच्चा है, मैं क्वेश्चन पेपर निकलवा दूँ इंस्टीट्यूट से कि भाई कॉस्ट अकाउंटेंसी इंस्टीट्यूट लाओ, मेरे को क्वेश्चन पेपर दे दो, मैं अपने बच्चों में बांट देता हूँ। अगला तो मैं यही कर सकता हूँ फिर। अब इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर तुम मेरे से पूछोगे तो क्वेश्चन पेपर ही तुम्हें दे सकता हूँ। बताओ दे दूँ क्या? नालायक। वैभव भरवानी देखो खुश हो गया, वैभव भरवानी कहता है हाँ ये सही है, हाँ नालायक, शट अप नालायक। बस क्वेश्चन पेपर निकलवा दो, 250 और फीस दे दें कृष्णा दुबे कह रहा सर आपके तो कांटेक्ट होंगे। हाँ मेरे तो कांटेक्ट हैं बिल्कुल, तो ऐसा करो ना, फिर छोड़ो, मेरे तो इतने कांटेक्ट हैं कि तुम छोड़ो। तुम बस ऐसा करो, तुम बस मुझे अपना नाम, अपना एड्रेस और अपना फादर्स नेम सब चीज़ें दे दो, मैं तुम्हारे घर में डिग्री भेज दूंगा ना CM में, तुम कल से लिखना शुरू कर दो। फिर क्वेश्चन पेपर भी निकलवाने की हम टेंशन क्यों पालें, मेरे तो इतने कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं तुम्हारे नाम के आगे CM में लगवा देता हूँ। कल से तुम डिग्री कैंपस में बैठ जाओ, बस तुम अगले कैंपस में तुम बैठ जाओ, पेपर भी देने की क्या ज़रूरत है, हैं नालायक। चलो अगला है भाई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के केस में हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विसेज कौन से वाले केस में कहते हैं कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो रही है, कौन से सिचुएशन में, जब गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, आप रजिस्टर्ड पर्सन को जब आप सप्लाई ऑफ सर्विस करोगे तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, रेसिपिएंट का जो भी लोकेशन होगा भाई वो हमारा
प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर सर्विसेज सप्लाई होंगी भाई तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी? लोकेशन एट विच द गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन, जहां पर भी गुड्स भाई हैंड ओवर हुए हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसको माना जाएगा भाई सप्लाई ऑफ सर्विस, जब अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई ऑफ सर्विस होंगी। ठीक है, तो अब देखो इस वाले केस में क्या होता है, इस वाले केस में होता है भाई मान लो मैं गुड्स भेज रहा हूँ यहाँ से बॉम्बे, मुझे कुछ गुड्स भेजने हैं यहाँ से बॉम्बे। ठीक है, तो मैं जो हमारा ट्रांसपोर्ट वेंडर है, जो ट्रांसपोर्टेशन वाली हमारी कंपनी है, वो दिल्ली में लोकेटेड ही नहीं है, वो तो हरियाणा में गुड़गांव में है। सारी ट्रांसपोर्ट कंपनीज बेसिकली गुड़गांव में NCR में है। ठीक है, तो मैं गुड़गांव गया, हरियाणा गया, और हरियाणा में मैंने अपने मटेरियल ट्रांसपोर्ट कंपनी को दिए कि भाई जाओ इस गुड्स को आप भेज दो कहाँ, इनको आप भेज दो बॉम्बे। तो अगर मैं अनरजिस्टर्ड हूँ तो जहाँ पर मैंने गुड्स हैंड ओवर करे अपने ट्रांसपोर्टेशन वाली कंपनी को, वो प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। तो PS इज इक्वल टू लोकेशन एट विच आई हैंडेड ओवर द गुड्स, अगर मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन। और अगर मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, जो मेरा रेसिपिएंट मैं हूँ सर्विसेज का। ठीक है, तो मेरा जो लोकेशन होगा दैट इज दिल्ली, दिल्ली विल बी द रेलिवेंट प्लेस ऑफ सप्लाई इस केस में। ठीक है, ठीक है सर। ये देखो नालायक कृष्णा दुबे ने अपना नाम भेज दिया और कह रहे बाकी सारे रेलिवेंट डिटेल्स आपके पास होंगी। चलो ठीक है, तो ये है भाई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। अच्छा सुनो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करने का जो भाई पूरा सर्विस होता है, जैसे तुम बस में ट्रैवल करते हो, फ्लाइट में ट्रैवल करते हो, शिप में ट्रैवल करते हो, ऑटो में ट्रैवल करते हो, तुम ऊबर लेते हो, ऊबर ओला बुक करते हो, है ना, रैपिडो, आजकल तो रैपिडो बड़ा फेमस हो गया है। स्कूटर वहाँ पर आते हैं, स्कूटर में आप राइड कर लो, बहुत सस्ता राइड पड़ता है ना। तो पैसेंजर को जहाँ ट्रांसपोर्टेशन की बात आती है वहाँ पर 12(9) और 12(10) लगता है। 12(10) जो होता है वो ऑन बोर्ड सर्विसेज है। अगेन ये वो वाली बात है भाई जो ऑन बोर्ड सर्विसेज होती हैं, जैसे फ्लाइट के अंदर आपको कुछ सर्विसेज मिल रही हैं, जैसे क्रूज शिप के अंदर आपको कुछ सर्विसेज मिल रही हैं। ऑन बोर्ड आप जब फ्लाइट या भाई शिप में होता है तब जो सर्विस आपको मिलती है वो 12(10) के अंदर कवर होती हैं, जिनका एक ग्रीन पॉइंट से भाई हमारा बताया गया है सर्विसेज का प्लेस ऑफ सप्लाई। चलो पहले नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विसेज को देखते हैं, जहां पर भाई आपने हायर किया है, कोई आपने फ्लाइट हायर करी या आपने कई बार टेम्पो ट्रैवलर हायर करते हैं। जैसे दिल्ली से हमें ऋषिकेश जाना है, ऋषिकेश के लिए हमने टेम्पो ट्रैवलर हायर कर लिया। कई बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं अपनी ऑफ साइट रखती हैं, जैसे मैं KPMG में जब था तो मेरी पहली ऑफ साइट हुई थी जयपुर में, तो हम लोग जयपुर गए थे और दिल्ली से भाई बसेस बुक हुई थी और बसेस बुक होके जयपुर गई थी। जयपुर में हम लोग रुके थे 2 दिन और वहाँ ऑफ साइड करके आए थे, वहाँ पिकनिक मना के आए थे बेसिकली, है ना। तो ये जो सर्विस होती है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, ये सर्विसेज में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, आओ देखते हैं। सप्लाई ऑफ सर्विस टू रजिस्टर्ड पर्सन, अगर रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई ऑफ सर्विस होगी तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, रेसिपिएंट जो होगा उसका भाई लोकेशन होगा, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। ठीक है, अब अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो रही है, कोई पर्सन है जो अनरजिस्टर्ड है, कोई पर्सन है जो भाई रजिस्टर्ड नहीं है, तो अगर वो करंट ट्रांसपोर्टेशन हायर करता है, मतलब अभी के अभी वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो प्लेस वेयर पैसेंजर एम्बार्क्स ऑन अ कॉन्टिन्यूअस जर्नी, जहां से भी पैसेंजर चढ़ा है। ठीक है, अगर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो करंट है तो जहां से भी पैसेंजर चढ़ा है कॉन्टिन्यूअस जर्नी में, जहां से भी वो बोर्ड किया है, वहां से भाई हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। और अगर राइट ऑफ पैसेज है, मतलब फ्यूचर यूज है कि फ्यूचर में आप कभी भी जा सकते हो भाई इस वाले प्लेन में, या इस बारे आप जैसे मील पॉइंट्स, कई बार माइल्स मिलते हैं, माइल्स पॉइंट्स मिलते हैं कि भाई ओपन टिकट है। ओपन टिकट क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। ओपन टिकट क्या होती है? ओपन टिकट होती है भाई आप एक फिक्स पैसे दे दो एयरलाइंस को और वो एयरलाइन कहती है हम हर महीने आपको 2 ओपन टिकट्स देंगे। ओपन टिकट्स का मतलब है आप कहीं से कहीं तक भी जाओ, हम बहुत कम पैसों में आपको फ्लाइट अवेलेबल कराएंगे, दैट इज देयर नोन एज ओपन टिकट्स। ठीक है, सो अगर फ्यूचर राइट ऑफ पैसेज फ्यूचर यूज के लिए आपको टिकट्स मिलती हैं तो एड्रेस अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड, जो आपका एड्रेस, जो रेसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल है, अगर तो अवेलेबल है तो रेसिपिएंट का एड्रेस ले लो, और अगर रेसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल नहीं है ऑन रिकॉर्ड तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर ले लो। अगेन वही बात आ गई, अगर आपका भाई लोकेशन अवेलेबल है, रेसिपिएंट का लोकेशन अवेलेबल है तो आप वो ले लो, लोकेशन अवेलेबल नहीं है तो सप्लायर का लोकेशन ले लो, अगर आपके फ्यूचर यूज़ के लिए ये फ्लाइट है, फ्लाइट की टिकट जो है वो पैसेज इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर यूज़ अगर आ गया है तो। ठीक है, अब ऑन बोर्ड सर्विसेज, अगेन वही बात हो गई भाई, आपने फ्लाइट के दौरान कुछ सर्विसेज ली, ठीक है,
फ्लाइट के दौरान आपने कुछ सर्विसेज ली, तो ऐसा तो होगा नहीं कि सर्विसेज जब आप ले रहे हो तो एकदम भाई आप नीचे देखो, नीचे कौन सा स्टेट है, हम वाले स्टेट में हम सर्विसेज सप्लाई मानी जाएंगी, ऐसा तो होगा नहीं। तो अगेन क्या होगा, जहां से कन्वेंस चला है, जहां से कन्वेंस ने स्टार्टिंग ली है वो माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। जहां से भी फ्लाइट उड़ी है, जहां से भी शिप चली है, जहां से भी उसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। ऑन बोर्ड सर्विसेज का भी नियम सेम है भाई, ऑन बोर्ड सप्लाई का भी नियम बिल्कुल सेम है, दोनों का जो नियम है वो बिल्कुल सेम है। ऑन बोर्ड सप्लाई ले लो या ऑन बोर्ड सर्विसेज ले लो, दोनों का नियम बिल्कुल सेम। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। ठीक है, सो ये है भाई हमारी सर्विसेज ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेशन और पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन और पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन। फिर है भाई टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज का मतलब क्या होता है सर, वो एड्रेस कहाँ रिकॉर्ड हुए रहते हैं। अच्छा, प्रसाद कह रहे हैं सर वो एड्रेस कहाँ रिकॉर्ड हुए रहते हैं। प्रसाद, जैसे मान लो तुमने ऊबर ऐप में लॉगिन किया, तो लॉगिन करके वो आपको आपके डिटेल्स मांगता है कि अपना मोबाइल नंबर दो, अपना एड्रेस दो, ठीक है, तो आपने वहाँ पर सारी चीज़ें डाल दी, तो आपके ऑन रिकॉर्ड आ गया, ऊबर के पास आपका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड आ गया। अमेज़ॉन होता है, अमेज़ॉन के अंदर आपने एक बार अपना भाई एड्रेस डाल दिया, मोबाइल नंबर डाल दिया, किस एरिया को आपने डाल दिया, तो वो ऑन रिकॉर्ड आप उसके पास एड्रेस आ गया। अर्बन क्लैप है, उसमें आपने एड्रेस डाल दिया तो एड्रेस ऑन रिकॉर्ड आ गया। ऑन रिकॉर्ड मतलब सप्लायर के डेटाबेस में आपका एड्रेस है, जो सर्विसेज आपको सप्लाई कर रहा है उसके डेटाबेस में, उसके रिकॉर्ड्स में आपका एड्रेस है, इसे बोलते हैं एड्रेस ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, इसे बोलते हैं। फिर से फ्लेक्स, नादान बच्चों के सामने। मोहम्मद रियान, तुम तो बिल्कुल नादान नहीं हो, ठीक है, तुम तो वेरी चालाक ब्रो हो, वेरी चालाक। डिफॉल्ट सेव हो जाती हैं डिटेल्स, यस, डिफॉल्ट सेव हो जाती हैं डिटेल्स, उसे बोलते हैं ऑन रिकॉर्ड होना आपकी भाई एड्रेस को। अब फिक्स लाइन आजकल तो होती नहीं भाई, ठीक है, बट पहले होते थे, जो लैंडलाइन वाले फ़ोन होते थे, अब तो किसी के घर में पाए नहीं जाते। तो अगर आपकी फिक्स लाइन है जहाँ पर आपको भाई टेलीफोन की सर्विसेज प्रोवाइड करी गई हैं, तो भाई आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन वेयर द लैंडलाइन इज इंस्टॉल्ड, आपका जहाँ भी लैंडलाइन इंस्टॉल्ड है वो वाला लोकेशन। और अगर मोबाइल सर्विसेज हैं, अगर वो पोस्ट पेड हैं, ठीक है, तो बिलिंग एड्रेस। अगर प्रीपेड है, प्रीपेड थ्रू इंटरनेट के थ्रू आपने भाई प्रीपेड कनेक्शन लिया है तो बिलिंग एड्रेस। अगर किसी एजेंट के थ्रू बिलिंग कनेक्शन लिया है तो लोकेशन वेयर द प्रीपेड वाउचर इज सोल्ड, जहाँ पर वो भाई पर्सन है जो लोकेटेड है। जैसे आप दुकान पे जाओगे ना, किसी वहाँ पर सिम मिलते हैं, तो जो सिम वाले होते हैं वो दुकान में आपको प्रीपेड सिम देते हैं, उनकी वैलिडिटी होती है, आप जितना पैसा डालोगे उतनी वैलिडिटी उनकी एक्सटेंड हो जाएगी। तो जहाँ पर वो बिका है, जहाँ प्रीपेड वाउचर सेल हुआ है, वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। और अगर पोस्ट पेड है, पोस्ट पेड के केस में आपका जो बिलिंग एड्रेस है वो भाई आपका माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, ये यहाँ आपकी हो गई इन द केस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, दीज आर द टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। अब सर्विसेज होती है बैंकिंग के नेचर की भाई, ठीक है, एनबीएफसी बैंक, आपको बैंक में आप खाता खुलवाते हो ना, तो एनबीएफसी है, बैंक है। स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज हैं आपके जीरोधा में, या आप लोगों के ग्रो में अकाउंट होंगे, आईसीआईसीआई डायरेक्ट में अकाउंट होंगे। तो ये सारे जो अकाउंट होते हैं इनके अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है भाई, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज एंड ऑन रिकॉर्ड। तो जो रेसिपिएंट है उसका भाई लोकेशन पता है, तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट इज द रेलिवेंट प्लेस ऑफ सप्लाई। और जहाँ रेसिपिएंट का एड्रेस नहीं है ऑन रिकॉर्ड, वहाँ लोकेशन ऑफ द सप्लायर इज द रेलिवेंट प्लेस ऑफ सप्लाई। अब देखो, इन वाली सर्विसेज में वो होना रेयर है, ऐसा नहीं हो सकता इन वाली सर्विसेज के केस में कि रिसिपिएंट का एड्रेस ना हो, क्योंकि केवाईसी करना मैंडेटरी है, केवाईसी करना मैंडेटरी है, तो वो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। यही वाला ऑप्शन हो सकता है कि रिसिपिएंट का एड्रेस होगा। तो अगर रिसिपिएंट का एड्रेस है तो रिसिपिएंट की जो लोकेशन ऑफ सप्लाई है दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, देन पीएस इन केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी में भी भाई सर्विस अगर रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करी है या अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करी है, दोनों ही केस में जो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट है, जिसको भाई सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं, उसका जो लोकेशन है दैट विल बी द फाइनल प्लेस ऑफ सप्लाई। यस, केवाईसी का मतलब नो योर कस्टमर, क्योंकि हर सप्लायर को आज के डेट में पता होता है कि उसके जो कस्टमर है उसका एड्रेस क्या है, स्पेशली इस टाइप की फाइनेंशियल सर्विसेज के केस में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि फाइनेंशियल सर्विसेज के केस में जो कस्टमर है उसका एड्रेस ना हो ऑन रिकॉर्ड, ऐसा हो ही नहीं सकता, इट इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, सो जो भी रेलिवेंट भाई ये होगा वो होगा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है सर, आगे चलते हैं। एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज होती हैं भाई जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी प्रोवाइड करती हैं
बड़े बड़े भाई ब्रांड्स को, जैसे मान लो हमारा कोई भी, आजकल आप ऐड देखते हो, बहुत सारे ऐड आ रहे हैं, तो बड़े पॉपुलर ऐड हैं। एक ऐड आजकल आ रहा है सिम्फनी का, सिम्फनी कूलर का ऐड आ रहा है ना। तो एक बाप अपने बेटे को बोलता है, एक बेटा सिम्फनी का कूलर ले आता है, तो बाप अपने बेटे को बोलता है कि अरे यार बहुत सारे ब्रांड हैं, इतना महंगा लेने की क्या ज़रूरत थी, सिम्फनी का कूलर लेके आयो, इतना महंगा लेने की क्या ज़रूरत थी, बहुत सारे ब्रांड हैं। तो बेटा क्या जवाब देता है, बेटा कहता है लेकिन माँ तो एक ही है ना। और माँ को बहुत ठंडा ठंडा लगता है जब वो सिम्फनी कूलर के आगे आती है ना। तो ऐसा एक ऐड बनाया है। तो आपको क्या लगता है जो ऐड बनाया है सिम्फनी कंपनी वालों ने बनाया है? नहीं भाई नहीं, सिम्फनी कंपनी वालों ने नहीं बनाया। ये ऐड तो बनाया है एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने। तो एडवर्टाइजिंग सर्विसेज भाई प्रोवाइड जो होती हैं, एडवर्टाइजिंग रिलेटेड सर्विसेज जो प्रोवाइड होती हैं, वो सारी एडवर्टाइजिंग सर्विसेज भाई क्या प्लेस ऑफ सप्लाई होगा उस केस में, लोकेशन ऑफ ईच स्टेट इन विच सर्विसेज आर रेंडर्ड। जिस भी स्टेट में एडवर्टाइजिंग की सर्विसेज रेंडर हुई हैं वो होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सर्विसेज मस्ट बी स्प्लिट अकॉर्डिंग टू द सर्विसेज प्रोवाइडेड इन द रिस्पेक्टिव स्टेट्स। तो जहाँ जहाँ भी एडवर्टाइजिंग की सर्विसेज भाई प्रोवाइड होंगी, वो सारी सर्विसेज जहाँ जहाँ भी प्रोवाइड होंगी वहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अब जैसे मुझे चाहिए कि भाई NGC निखिल गुप्ता क्लासेस का जो भाई बैनर है ना, वो बैनर पूरे इंडिया में लग जाए, एक एक जगह पे लग जाए, या उसकी एडवर्टाइजिंग जो हमारी एडवर्टाइजमेंट है वो सारे लोकल केबल चैनल्स पे, केबल टीवीज़ पे आ जाए, तो भाई मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी को हायर करूँगा, पूरे हिंदुस्तान में मेरा एडवर्टाइजमेंट कर देंगे। तो जहाँ जहाँ भी एडवर्टाइजमेंट हो रहा है वहाँ वहाँ भाई हमारा ये सर्विसेज प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी इन द रिस्पेक्टिव स्टेट। ठीक है। अब कुछ सर्विसेज अगर इंडिया से बाहर परफॉर्म करी जाती हैं, देखो गुड्स के केस में हमने बाहर वाली बात नहीं करी, लेकिन सर्विसेज के केस में करेंगे, क्योंकि सर्विसेज के केस में अगर इंडिया से बाहर सर्विसेज सप्लाई होती हैं तो वो भी भाई टैक्सेबिलिटी की कैटेगरी में आ जाती हैं।